नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें? यस सर। कस्टम लॉ का आपका रिवीजन चल रहा है। सीए, सीएमए, सीएस फाइनल के लिए। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें अगला चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर 3, लेवी एंड एग्जेम्पशन, रेमिशन, अबेटमेंट एटसेट्रा। कि जब इंडिया के बाहर से आपका गुड्स इंडिया में आता है तो उसमें आप ये बताइएगा कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम आपकी जो ड्यूटी है वो लेवी होती है, चाहे वो इम्पोर्ट ड्यूटी हो चाहे एक्सपोर्ट ड्यूटी हो। दूसरी बात ये कि लेवी होने के बाद कलेक्शन किस पॉइंट पर करवाया जाता है। और तीसरी बात ये कि जब गुड्स बेसिकली इंपोर्ट होता है तो उस समय रास्ते में कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, डैमेजेस हो सकते हैं। छोटा लॉस, बड़ा लॉस, आग लग जाना, वेपरेट हो जाना, ढेरों तरह के नुकसान हो सकते हैं। अगर इस तरह का नुकसान अलग अलग पॉइंट पर होता है तो वैसी दशा में हमें इंपोर्ट ड्यूटी का ट्रीटमेंट वहां पर कैसा रहेगा, इन तमाम बातों की जानकारी यहां देखने के लिए मिलेगी इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना यह जरूरी है, यहां पर आइएगा। अच्छा, ये क्वेरी आपकी आएगी कि सर ये बुक जो है ये कस्टम वाली है, हमें कहां से और कैसे मिलेगी? तो नॉर्मली ये बुक मैंने सेल के लिए अवेलेबल नहीं करा रखी है, बट इफ यू विश आप इसे खरीदना चाहते हैं तो संदीप है हमारे स्टाफ के अंदर, नंबर है 8076270344। आप इनको यहां पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो यहां पर जैसे कि आप जानते हैं, अगर मैं इंपोर्ट ड्यूटी की बात करके चलूं तो ये दो भागों में बांटी जा सकती है। एक होती है आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी और दूसरी होती है आपकी एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, यानी कि सीवीडी लाइक 31। हालांकि अभी भी सीवीडी 31 है, 35 हो गया, और आईजीएसटी नाम की सीवीडी 37 है, कॉम्पनसेशन सेस हो गई, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गई, ये सब। अब ये मत कहना कि सब एक्साइज ड्यूटी तो इंडिया में खत्म हो गई है तो फिर सीवीडी 31 भी खत्म होगी। जी नहीं, एक्साइज ड्यूटी इंडिया में अभी भी लगाई जाती है। शराब पे भी लगाई जाती है और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट इनके ऊपर भी लगाई जाती है, टोबैको के ऊपर भी लगाई जाती है। तो जिन जिन के ऊपर सीवीडी 31 लगाई जाती है, जिन जिन के ऊपर स्टेट या सेंट्रल लेवल की एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, वो आर्टिकल अगर हम इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो नेचुरली उनके ऊपर भी आपका सीवीडी 31 लगाया जाएगा टू मेंटेन पैरिटी अमंग द देसी एंड विदेशी गुड्स। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे इंडिया के अंदर जैसे जीएसटी लगता है तो बाहर से अगर प्रोडक्ट आएगा तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगाया जाएगा, और वो आईजीएसटी लगता है सीवीडी 37 के फॉर्म में। ठीक है, तो इस प्रकार से ड्यूटीज हमें देखने को मिलती हैं। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है इट इज लेवीड बाय कस्टम एक्ट 1962, और जो बाकी सारे ड्यूटीज हैं इट इज लेवीड बाय कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। ठीक, दूसरी बात, जो बीसीडी है इसके जो लीगल प्रोविजंस हैं अपने खुद के एक्ट के अंदर दे रखे हैं, यानी कस्टम एक्ट 1962 में दे रखे हैं। बाकी जो आपकी एडिशनल ड्यूटीज हैं इनके जो लीगल प्रोविजंस हैं वो कस्टम एक्ट 1962 से ही कॉपी करके यहां पर लाए जाते हैं, ऐसे करके, क्योंकि उनके पास अपने खुद के प्रोविजंस नहीं है, क्योंकि उनका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भरी हुई है रेट ऑफ ड्यूटीज, क्योंकि बीसीडी के जो रेट ऑफ ड्यूटीज हैं वो कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर दे रखे हैं। मतलब मोटा मोटी बात है कि बार्टर कर रखा है। बार्टर कैसे? बीसीडी जिसके पिताजी कस्टम एक्ट 1962 है, इसका रेट मिलेगा कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर, और कस्टम टैरिफ एक्ट की जो ड्यूटीज हैं उनके लिए लीगल प्रोविजंस मिलेंगे कस्टम एक्ट 1962 के अंदर। तो इस प्रकार से ये बार्टर इन दोनों के बीच में यहां पर करवाया जाता है। और सर फिर ये कस्टम के जो ड्यूटीज हैं इनके जो रेट्स हैं वो कहां से मिलेंगे? इनके रेट्स अलग अलग जगहों से निकल कर आते हैं। तो सिंपल वर्डिंग्स में समझिएगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी है, इसके द्वारा इंपोज की जाती है, लीगल प्रोविजंस खुद के हैं, और रेट कस्टम टैरिफ एक्ट से उठकर आता है। ये जो बाकी ड्यूटीज हैं आपकी कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के द्वारा लेवी की जाती हैं, लीगल प्रोविजन कस्टम एक्ट 1962 से उठकर आते हैं, और जो इनकी ये रेट्स हैं ये अलग अलग जगहों से आती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सीवीडी 31 का रेट तो वो एक्साइज से उठकर आता है। एंटी डंपिंग की बात करें तो वहां का जो रेट निकल के आएगा वो डंपिंग को मद्देनजर रखते हुए वैसे करके कैलकुलेट किया जाता है। तो अलग अलग सोर्सेज से इनके रेट निकाले जाते हैं। आगे बात करते हैं लेवी और कलेक्शन की, कि जब हम इंडिया के बाहर से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी किस पॉइंट पर लेवी करी जाती है। तो उसके लिए हमें 2-3 बातों को ध्यान में रखना होता है। नंबर 1, गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया में इंपोर्ट हो गया हो। नंबर 2, गुड्स कस्टम के कंट्रोल में आ गया हो। नंबर 3, उसके संबंध में बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर दी गई हो। जिस डेट पर ये तीनों घटनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी उस डेट पर हम ये कह पाएंगे कि इंपोर्ट ड्यूटी लेवी हो गई है।
ठीक है, यस सर। एक्सपोर्ट ड्यूटी की लेवी होने की बात करें तो उसके लिए टैक्सेबल इवेंट है एक्सपोर्ट का होना, तो गुड्स आपका एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए, TWI के पार चला जाना चाहिए। एंड सेकंड थिंग कि उसके संबंध में जो शिपिंग बिल होता है वो भी आपका फाइल हो जाना चाहिए। शिपिंग बिल फाइल हो गया हो और वो एक्सपोर्ट हो गया हो, TWI के पार चला गया हो, दोनों कंडीशंस क्वालिफाई जब हो जाती हैं तो हम मानते हैं कि एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारी यहां पर लेवी हो गई है। हाउएवर एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर कुछ बनती है कुछ एक चुनिंदा आर्टिकल पे तो लेवी होने से पहले कलेक्ट कर ली जाती है, लेवी बाद में होती है। बट सर अगर लेवी ना हो, अगर आपका प्रोडक्ट TWI के पार ना हो तो जो भी आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट किया वो आपको यहां पर रिफंड दे दी जाती है। ये तो रही बात लेवी की। लेवी के बाद अब कुछ कंसेशन एग्जम्पशंस की हम बात करके चलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अलग अलग प्रकार के नुकसान हो जाते हैं। एक वर्ड यहां पे रखा गया है रेमिशन का, एक वर्ड आता है भाई साहब अबेटमेंट का, एक वर्ड है एग्जम्पशन और अगला वर्ड है आपका यहां पर रिफंड का। यानी यहां पर डिपार्टमेंट घाटे में है और हमारी जेब में कुछ ना कुछ आने वाला है। तो जब पहला शब्द यहां पर आया है रेमिशन, रेमिशन का मतलब होता है खत्म। जब चीज पूर्णतया खत्म हो जाती है, दिखाई नहीं देती है, तो वहां पर रेमिशन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया के बाहर से मान लीजिए हम 100 यूनिट लेकर आए हैं, एक हमारी यूनिट प्रिफर्ड हो जाती है, उड़ जाती है, गायब हो जाती है, छोटा लॉस हो जाता है। तो ऐसे हालात के अंदर वो जा चुकी है आंखों के सामने से, चीज आंखों के सामने नहीं है, तो वहां एक यूनिट के ऊपर जो हमारी ड्यूटी बनती है उसको रेमिट कर दिया जाएगा। बिकॉज नॉर्मल प्रिंसिपल यही है कि जो मिला, जब मिला, जैसा मिला, जितना मिला, उसके ऊपर हमें इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करना होता है। तो जब इंडिया के बाहर से 100 आती हैं, एक हमारी निकल चुकी है, तो हमारे हाथ में प्रैक्टिकली 99 ही बचती हैं। तो हमारी जो ड्यूटी लायबिलिटी आएगी वो 99 पर ही फाइनली निकल कर आएगी। ठीक है जी, वैसे करके। दूसरा होता है अलग अलग प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, लॉसेस अदर देन पिलफरेज भी हो सकते हैं, बड़े बड़े लॉस भी हो सकते हैं। तो बड़े लॉस होते हैं, मान लीजिए 100 यूनिट इंडिया के बाहर से लेकर आए थे, बड़ा नुकसान हो गया, 40 यूनिट जलकर राख हो जाती हैं, तो अल्टीमेटली हमारी जो ड्यूटी लायबिलिटी है वो 60 पर ही निकल कर आएगी। ठीक है, ऐसे ही इसी श्रृंखला में बात करते हैं प्रोवाइडर टू सेक्शन नंबर 68 अपना कुछ बात करेगा कि रिलिंक्विशमेंट जैसी बातें की जाती हैं। और इसमें एक बात और निकल के आती है अपनी, लाइक कि अगर वेयर हाउस के अंदर गुड्स पड़ा होता है, वहां पर कोई किसी प्रकार का नुकसान होता है, वेपरेशन वगैरह, तो फिर वहां पर आप बात कैसे करके चलेंगे। डैमेज और डिटेरियोरेशन जैसी बातें की जाएंगी आपके अगले पॉइंट के अंदर। एक वर्ड आता है अबेटमेंट। अबेटमेंट वर्ड कब इस्तेमाल किया जाता है कि जब कोई चीज बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, वो नुकसान जरूर हुआ है बट वो प्रैक्टिकली फिजिकली वो चीज हमारे सामने है। अगर मान लीजिए बाइक है, बाइक इंडिया के बाहर से आपने इंपोर्ट करी थी, आग लग जाती है, राख हो गई, आपकी आंखों के सामने अब बाइक नहीं है, तो उसको हम यहां पर रेमिशन वर्ड के अंदर कवर करेंगे। लेकिन अगर बाइक डैमेज हुई है बट आपकी आंखों के सामने है, हैव सम वैल्यू, उसकी कुछ वैल्यू बची हुई है, तो भाई वहां पर हम अबेटमेंट वर्ड का इस्तेमाल करके चलेंगे। मोटी बात एक थंब रूल मैं आपको दे रहा हूं। थंब रूल ये है कि तू जहां जहां रहेगी मेरा साया साथ होगा। कौन किसके लिए गा रहा है? तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। हे गुड्स, जो तेरी हालत होगी तेरे पीछे पीछे मैं चलूंगी। अगर तू जलेगा तो मैं भी जल जाऊंगी। अगर तू मुझ में डैमेज होगा मैं भी डैमेज हो जाऊंगी। तू डिटेरियोरेट होगा मैं भी डिटेरियोरेट हो जाएंगी। तू गड्ढे में गिरेगा मैं भी कूद पड़ूंगी। तू पानी में डूबेगा मैं भी डूब जाऊंगी। तू जहां जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगे। तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। कैसे करके भला? अगर तू पिलफरेज होगा तो मैं भी पिलफर्ड हो जाऊंगी। जो तू जैसे करेगा मैं तेरे साथ ही पीछे पीछे आ जाऊंगे। ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। तो रेमिशन और अबेटमेंट में यह फर्क होता है कि अबेटमेंट में गुड्स आपका अवेलेबल होता है बट वैल्यू उसकी कम हो जाती है। एग्जम्पशंस है जहां पर जो कि आपकी वॉलंटरली दी जाती हैं, और यहां पर कुछ एक हम रिफंड की बातें करके चलेंगे। एग्जम्पशंस के अंदर सेक्शन 25, 25A, 25B काम करेंगे। रिफंड के अंदर सेक्शन नंबर 26 और 26A आपके यहां पर काम करके चलेंगे। एक स्पेशल सेक्शन आपका और आएगा जिसमें बोलते हैं सेक्शन नंबर 24, जो डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन जैसी बातें आपसे करके चलेगा। आराम से इत्मीनान से देखकर चलेंगे ताकि बात वाकई में दिमाग में सेट हो जाए हमारे में आकर। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले बात कर रहे हैं संविधान को लेकर। आर्टिकल नंबर जो अपना 246 हुआ करता है उसके अंदर यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 83 आती है, जहां पर कि कस्टम लॉ के बनाने की पावर दी हुई है। उसके बाद में आगे बोलते हैं सेक्शन नंबर 12 के अंदर, ये चार्जिंग सेक्शन है बेसिक कस्टम ड्यूटी के संबंध में। इसमें बताया जाता है कि भैया बेसिक कस्टम ड्यूटी है, सेक्शन 12 के अंदर आपकी लेवी की जाएगी। और इसमें यह भी बताया जाता है कि बाकी जो ड्यूटीज हैं आपके एडिशनल ड्यूटीज, उनको लेवी किया जाता है कस्टम टैरिफ एक्ट के द्वारा। दूसरी बात ये कि ये जो प्रोविजंस हैं आपके कस्टम एक्ट के, ये राजा और प्रजा में कोई किसी
किसी प्रकार का भेद नहीं रखते हैं, अर्थात जो नियम कानून नॉन गवर्नमेंट के ऊपर लागू होंगे, आम जनता के ऊपर लागू होंगे, अगर गवर्नमेंट भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है तो उसके ऊपर भी ये लॉ समान रूप से लागू करवाया जाएगा, ऐसा यहां पर बताया जाता है। उसके बाद आगे बात करते हैं टैक्सेबल इवेंट की, जिसकी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं कि जब गुड्स इंपोर्ट कर लिया गया हो, बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गई हो। बिल ऑफ एंट्री एक तो होती है कि भाई आप डायरेक्ट यहां से अपने घर ले जाते हैं, यहां पर बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देते हैं, तो यहां पर लेवी हो जाएगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए पहले वेयर हाउस में ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद घर लेकर जाते हैं, तो आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन यहां पर फाइल की है 68 वाली, तो यहां पर आकर आपकी इंपोर्ट ड्यूटी लेवी हो जाती है, 80 वाली बात बोली जाती है। यहां पर कुछ प्रैक्टिस मैंने करवाई हुई है, एज ऑफ नाउ वो रेलिवेंट नहीं है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ भी पाए या नहीं समझ पाए। आगे यहां पर एक केस स्टडी आपके दे रखी है कि मान लीजिए एक एफओबी वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट यहां पर पार्टी के साथ किया गया था, और इसमें क्या आता है कि कलकत्ता से एक जहाज चलता है और वो TWI को पार कर जाता है। पार होने के बाद उसमें कुछ दिक्कतें होती हैं और वो दिक्कत होने के कारण वापस लौटकर आ जाता है। अब मुझे बताइए ऐसी अवस्था के अंदर क्या बंदा ड्यूटी ड्रॉबैक का यानी कि एक्सपोर्ट बेनिफिट पाने का हकदार है या नहीं है। एक्सपोर्ट बेनिफिट पाने के लिए 2 शर्तों का पूरा होना अति आवश्यक होता है। नंबर 1, हमने अपना कॉन्ट्रेक्चुअल जो ऑब्लिगेशन है वो पूरा कर दिया हो, और नंबर 2 ये निकल के आता है कि भाई जो हमारा लाइक गुड्स है वो TWI के पार चला गया हो। तो हमारा गुड्स TWI के पार भी गया हुआ था, बिल्कुल ठीक बात है, और चूंकि मेरा एफओबी कॉन्ट्रैक्ट था तो मेरे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में यह लिखा हुआ था कि मेरी जिम्मेदारी यहां तक की है कि मैं इस गुड्स को जहाज के ऊपर चढ़ा कर दूं। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैंने अपनी दोनों बातें पूरी कर दी हैं। यह मैटर नहीं करता कि वो लौट के वापस आ गया, मुझे मतलब नहीं है, मैंने एक्सपोर्ट बेनिफिट पाने की दोनों की दोनों कंडीशन अपनी पूरी कर दी थी, अतः मुझे यहां पर तमाम प्रकार के एक्सपोर्ट बेनिफिट पाने का अधिकार हो जाएगा। ठीक है जी, वैसी वाली बात। वो अलग बात है कि आप यहां लेकर आओगे तो अगले स्टेज पर आकर हो सकता है कि आपसे इंपोर्ट ड्यूटी मांगी जाए, क्योंकि इंडिया के बाहर से इंडिया में आए हो, और फिर वापस लेके जाओगे तो हो सकता है कि इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड किया जाए। लेकिन जितना मुझसे पूछा गया है, मुझसे ए और बी पर कॉन्सेंट्रेट करते पूछा गया कि बताइए क्या आपको यहां ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह यानी एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिलेंगे या नहीं। द आंसर इज यस, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव पाने की तमाम कंडीशंस को पूरा कर रहा हूं, तो मुझे वहां पर वो बेनिफिट दिलवा दिया जाएगा। आगे बात करते हैं यहां पर आकर लॉस की, जहां पर पिल्फरेज और अदर देन पिल्फरेज की हम बात करके चल रहे हैं। पिल्फरेज क्या होता है? छोटा लॉस, स्मॉल थेफ्ट होता है, जबकि अदर देन पिल्फरेज आपका बड़ा लॉस होता है। अब छोटा लॉस किसे कह रहे हैं, बड़ा लॉस किसे कह रहे हैं, इसकी कोई डिग्री, कोई मेजरमेंट का यूनिट नहीं दे रखा कि यहां तक को छोटा बोलेंगे, इसके बाद को बड़ा लॉस बोलेंगे। इसे कस्टम अधिकारी अपने विवेक से तय करके चलेगा। आपको लिबर्टी नहीं है, वो बताएगा कि ये छोटा नुकसान था या फिर ये बड़ा नुकसान था। दोनों के नियम, कायदे, कानून अलग अलग हैं। सेक्शन नंबर 13 लगता है पिल्फरेज के ऊपर, जो ये बोलकर चलता है कि देखिए आपने इंडिया के बाहर से गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया था, पोर्ट पर आपका गुड्स आ गया था। मैं लगातार टकाटक बोले जा रहा हूं बिना किताब को देखे हुए, इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में एक फिल्म चल रही है, आपके दिमाग में वो फिल्म चलनी चाहिए। इंडिया के बाहर से गुड्स इंडिया में आ जाता है और पोर्ट पर आपका गुड्स अनलोड हो जाता है। उधर गुड्स के कागज बन रहे होते हैं, क्लियरेंस ऑर्डर बन रहा होता है कस्टम अधिकारी के पास में। वो क्लियरेंस ऑर्डर इशू होने से पहले, क्योंकि क्लियरेंस ऑर्डर इशू हो जाएगा तो फिर उसके बाद गुड्स पोर्ट को लीव करेगा, छोड़ेगा, तो वो क्लियरेंस ऑर्डर जो गुड्स को उठाकर आगे भेज देंगे, वो क्लियरेंस ऑर्डर इशू होने से पहले, इस बिटवीन अनलोडिंग के बाद और क्लियरेंस ऑर्डर इशू होने से पहले, मतलब इस घटना के बीच में जो गुड्स की लोकेशन है वो पोर्ट पर है। यानी कि पोर्ट पर अगर गुड्स के अंदर कोई किसी प्रकार की पिल्फरेज होती है तो उस पर इंपोर्टर को ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं है। अगर गुड्स पिल्फर्ड होगा तो उसके संबंध में जो ड्यूटी है वो भी पिल्फर्ड यहां पर हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी, रेमिशन उसकी यहां पर दे दी जाएगी। 100 यूनिट लेकर आए थे, एक की पिल्फरेज होगी, 99 के ऊपर हमें ड्यूटी का पेमेंट करना है। नॉर्मल प्रैक्टिस यही होती है कि इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री फाइल करने से पहले अपने गुड्स को फिजिकली एग्जामिन कर लेता है। अगर उसे दिख रही है कि 99 यूनिट ही है अवेलेबल है, तो वो 99 की ही ड्यूटी नेट में पे करेगा और अपने गुड्स को 99 को क्लियर करा के ले जाएगा। बट अगर बाय द वे ऐसा हो सकता है कि उसने बिना देखे 100 के संबंध में अपनी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी है, लेकिन जब वो पोर्ट पर पहुंचता है तो वहां जाकर पता लगा कि भैया जी इसमें तो 99 ही अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे जो एक्सेस ड्यूटी 1 यूनिट के ऊपर पे कर चुका है उसका इसे रिफंड दे दिया जाएगा। यानी कि पिल्फर्ड यूनिट के संबंध में इंपोर्टर की ड्यूटी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। तो फिर इस गवर्नमेंट का रेवेन्यू का तो लॉस हुआ, तो ऐसे हालत में आकर जो कस्टोडियन था उसको बोला गया बुड़बक, तेरी वजह से, तेरी लापरवाही की वजह से पोर्ट पर जब गुड्स था कस्टोडियन, तेरी वजह से ऐसा हुआ है, नुकसान हुआ है, तो 1 यूनिट के संबंध में जो रियायत हम इंपोर्टर को दे रहे हैं वो वाली ड्यूटी हम तुझसे कलेक्ट करके चलेंगे। ऐसी वाली बात आपको आगे लिखी मिलेगी, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी ऑफ कस्टोडियन पढ़ेंगे, वहां जाकर आपको चीज देखने के लिए मिल जाएगी कि जो आपके पोर्ट होते हैं, एक मेजर पोर्ट होते हैं, एक आपके अदरवाइज पोर्ट होते हैं। मेजर पोर्ट जो होते हैं वो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के द्वारा संचालित होते हैं, तो उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है इस प्रकार से पिल्फरेज में, क्योंकि वो सरकार खुद ट्रस्ट बनाती है और वो उसके मैनेज करके चलते हैं। जो प्राइवेट
आपके कस्टोडियंस होते हैं, जैसे अडानी वगैरह होते हैं, इनको सबक सिखाने के लिए सब बोला गया है कि अगर आपने चीटिंग करी, अगर आपने केयरलेस तरीके से काम किया और प्रिफरेज यहां पर हो जाती है, तो उसके संबंध में ड्यूटी हम आपसे रिकवर करके चलेंगे। जहां तक सवाल है जो प्रिफर्ड गुड्स हो जाता है, छोटी मोटी चोरियां हो जाती हैं, उसमें जो गुड्स की कीमत का नुकसान है उसे ऑब्वियस सी बात है इंश्योरेंस कंपनी पे ऑफ कर देती है। तो मोटी बात यह कि जब गुड्स कस्टडी में है, वहां अगर नुकसान हुआ है तो इंपोर्टर को नहीं देना, बल्कि उसकी ड्यूटी की जिम्मेदारी आ जाती है कस्टोडियन के ऊपर। और कस्टोडियन कौन सी डेट का रेट लेके चलता है वहां पर? आईजीएम, यानी इंपोर्ट मैनिफेस्ट की जो डेट होती है, उस दिन जो रेट ऑफ ड्यूटी चल रहा होगा उसके हिसाब से कस्टोडियन को यहां पर पेमेंट करना पड़ जाता है। राइट? यस सर। अब आगे बात करते हैं। अदर देन, अगर प्रिफरेज की बात की जाए तो सेक्शन भी बड़ा है, इसका दिल भी बड़ा है। और ये सेक्शन ये कहता है कि अगर गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है तो भैया किसी भी वक्त एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, जी हां, बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, जब तक गुड्स कस्टम के कंट्रोल में, कभी भी किसी भी समय, चाहे पोर्ट पर हो, वेयर हाउस में हो, कहीं पर भी, जब तक गुड्स कस्टम के एरिया में है, कस्टम कंट्रोल में है, कोई किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसे सरकार खुद सफर करके चलेगी। इंपोर्टर को उसके संबंध में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। 100 यूनिट में इंडिया के बाहर से, ये तो पिलफरेज करा जा रहा था, ये अदर देन पिलफरेज है। अगर मैं इंडिया के बाहर से भाई साहब गुड्स अपना लेकर आ रहा था और ये हालात वहां पर आकर हो जाते हैं, तो सबसे पहले 100 यूनिट लेकर आया था, 40 यूनिट जलकर मेरी राख हो जाती हैं, तो ऐसे हालत में बोलकर चलते हैं कि भाई साहब सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लाइबल टू पे इंपोर्ट ड्यूटी ऑन 100 यूनिट्स। उसके बाद में हम बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी ऑडिट होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, रिपोर्ट्स लगेंगी, फायर रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट एटसेट्रा, और उसके बाद जब अधिकारी संतुष्ट हो जाएगा तो जितनी यूनिट आपकी लॉस्ट हो गई थी उसके संबंध में जो ड्यूटी बनती थी उसका आपको यहां पर रिफंड दे दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जो आपकी ये बड़ा नुकसान है ये ऑलवेज इनडायरेक्ट मैनर में ही आपको दिया जाता है कि पहले आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको रिफंड मिलेगा। जबकि आपका 13 के अंदर जो प्रिफरेज था उसमें दोनों बातें हो जाती हैं कि आप चाहो तो नेट पर 99 पर ही भर दीजिए, या फिर अगर आपने गलती से भर भी दिया है ड्यूटी पिलफर्ड यूनिट के ऊपर तो वो आपको वहां पर वापस मिल जाती है लेटर स्टेज पर आकर। राइट? स्कोप दोनों के अलग अलग हैं। 13 का स्कोप छोटा है, इसका स्कोप बड़ा है। ये कई बार क्वेश्चन आ गया कि 13 और 23(1) को जरा आप कंपेयर करके बताइए कि दोनों के बीच में अंतर क्या आता है। दूसरा, 13 के अंदर जो कस्टोडियन है उसको पकड़ लेते कि तेरी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराओगे? इतनी बड़ी लापरवाही यहां पर हो गई, आग लग गई, इसके लिए कहते हैं भैया तो इत्तेफाक था, एक्सीडेंटल चीज थी, तो यहां पर कोई जिम्मेदार नहीं है। तो ऐसा नहीं कि कस्टोडियन से उस पर जो गवर्नमेंट रेवेन्यू का नुकसान हुआ है इंपोर्ट ड्यूटी ना मिलने के रूप में, तो उसको कस्टोडियन से कॉम्पनसेट किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक सर जी, तो इसके लिए मैंने प्रॉपर तरीके से आपको यहां पर बता रखा है कि भैया दोनों के बीच में क्या किस प्रकार का डिफरेंस है। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि रहीमन बड़े को देख के लघु न दीजिए डार, रहीमन बड़े को देख के लघु न दीजिए डार, लघु मतलब छोटा, लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। इसका अर्थ यह है कि देखिए यहां पर ये जो पिलफरेज होती है ये आपकी सुई है, छोटा सेक्शन है, छोटा एरिया है, छोटी छोटी बातें हैं, ये बड़ा लॉस, बड़ा सेक्शन, ये आपका तलवार के रूप में होता है। तो अगर आपका कोई किसी प्रकार का लॉस है और वो पिलफरेज के नेचर का है तो उस पर क्या लगेगा? सुई लगाओगे, तलवार लगाओगे? सर पिलफरेज है तो ऑब्वियस सी बात है सुई ही लगाई जाएगी, और अगर अदर देन पिलफरेज है तो ऑब्वियस सी बात है तलवार ही वहां पर इस्तेमाल की जाएगी। कहने का मतलब यह कि मान लीजिए जैसे वेयर हाउस के अंदर कोई पिलफरेज हो जाती है तो क्या सेक्शन 13 काम करेगा? नहीं। सेक्शन 13 आपका कस्टोडियन के ऊपर एक टीकाकरण कर देता है, उसकी जिम्मेदारी है। वेयर हाउस कीपर में पिलफरेज का कोई किसी प्रकार का रोल नहीं होता है। दूसरा, क्या पिलफरेज अगर वेयर हाउस में हुई तो सेक्शन 23(1) काम करेगा? द आंसर इज नो। सेक्शन 23(1) जो है वो बड़े बड़े जो घाव हो जाते हैं उनको भरने की दवा होती है। यानी ऐसे मान के चलिए युद्ध में लड़ना होगा तो भाई साहब तलवार चाहिए होती है, और अगर कपड़े की सिलाई करनी होती है तो सुई चाहिए होती है। हम कपड़े की सिलाई तलवार से नहीं कर सकते और सुई से युद्ध में दुश्मन को ऐसे चुभा नहीं सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट? तो वही चीज यहां पर कि छोटा कोई नुकसान हुआ है, कपड़ा फट गया है, तो आप कह रहे हो कि हम उसे तलवार से सिल देंगे, ऐसा नहीं होगा, वो और बर्बाद हो जाएगा। तो जिस तरह का लॉस है आप उसी प्रकार के सेक्शन का चयन करेंगे। छोटा तो छोटा सेक्शन, बड़ा है तो बड़ा सेक्शन, यानी बोथ द सेक्शंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक सुई है तो एक तलवार है, एक दूसरे के काम को ये नहीं कर सकते, अपने अपने इनके दायरे बटे हुए हैं। तो तलवार भले ही बड़ी है, भले ही पावरफुल है सुई के मुकाबले, लेकिन सुई का काम तलवार कभी नहीं कर सकती और तलवार का काम सुई कभी नहीं कर सकती। बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि भाई
यहां पर आइएगा और यहां पर आकर बोलता है कि सेक्शन नंबर 70 के अंदर बात की जाती है वोलाटाइल। आप इंडिया के बाहर से कुछ एक नोटिफाइड गुड्स लेकर आते हैं। ये गुड्स वो वाली कैटेगरी के होते हैं जो जनरली आपके वोलाटाइल इन नेचर होते हैं, यानी कि लाइक वेपरेट ये गुड्स आपके मालिक यहां पर हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ सर जी, वेपरेशन इनके बीच में हो जाता है। तो वेपरेट होने वाली चीजें इंडिया के बाहर से 100 लीटर लेकर आए थे, गोदाम में रख दिया, वहां पर सिर्फ 90 लीटर आपका बचता है, 10 लीटर आपका वेपरेट हो जाता है, उड़ जाता है। तो बताइए अगर यहां पर ये उड़ गया है तो भाई साहब इंपोर्ट ड्यूटी भी उड़ जाएगी या नहीं उड़ेगी? तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा, ऐसे करके बोल रही है। भाई कहीं भी लगा लेना भाई साहब, एकदम शानदार कॉन्सेप्ट है। तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहां जाएगा, तू उड़ गया ना तो मैं भी तेरे साथ उड़ चलूंगी रे, बहुत प्यार किया है मैंने तुझे, ऐसे करके बोल दिया जाता है। तो आपकी जो ड्यूटी लायबिलिटी बनेगी वो फाइनली 90 लीटर के ऊपर ही बनाई जाएगी। तो ये है आपका वेयर हाउस, और ये सेक्शन 70 वेयर हाउस्ड गुड्स के ऊपर ही लगता है, द गुड्स विच आर कंटेन्ड और लाइंग इन वेयर हाउस, राइट? यस सर। आगे आता है सेक्शन नंबर 21। कभी कभी क्या होता है, इंडिया के बाहर जब गुड्स आता है तो उसके हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई जहाज में गुड्स आ रहा था लेकिन जहाज पुराना था, डूब रहा था, तो कहा भैया जान है तो जहान है, फेंक दो गुड्स को, कुछ जा सिमरन, तो गुड्स को फेंक दिया इस होप के साथ कि अब आगे वो रिकवर नहीं होगा, है ना। या फिर और दिक्कत आती है और समस्या पैदा हो जाती है तो फिर गुड्स को दोबारा फेंक दिया जाता है। तो कुछ गुड्स डूब जाते हैं, कुछ तैर जाते हैं, जो भाई साहब इस उम्मीद के साथ फेंक दिए जाते हैं कि भाई लौट के वापस नहीं आएंगे, वो डरलिफ्ट के नाम से भविष्य में प्रसिद्ध हुए। जो फेंके गए किसी वेसल को डूबने से बचाने के लिए, और भाई साहब वो जो डूब गए वो जेटसम के नाम से प्रसिद्ध हुए। और जो वेसल को डूबने से बचाने के लिए इस पानी में फेंके गए थे और वो बेशरम पानी पर तैर गए, उन्हें फ्लोट सैम के नाम से बुलाया गया। और कभी कभी क्या होता है कि यहां पर आकर ये हालात हो जाते हैं, वो डूब जाता है या फंस जाता है लहरों के बीच में जहाज। तो अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो इससे बोलते हैं भाई साहब हम रैक के नाम से जानते हैं, जहां पर कार्गो इधर उधर भटकता रहता है। यानी कुल मिलाकर समंदर के अंदर का नुकसान है किसी भी तरीके से। अब होता क्या है कि मान लीजिए इंडिया के बाहर से आप 100 यूनिट लेकर आ रहे थे, लेकिन समंदर में फेंकाए भाई साहब 30 यूनिट फेंकाए, आप लेकर आए सिर्फ 70 यूनिट ही पोर्ट पर लेकर आते हैं। आपकी ड्यूटी लायबिलिटी कितने पर बनेगी? अगर 30 यूनिट आपकी समंदर में चली गई हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी भी समंदर में ही चली गई। 70 पोर्ट तक आई है तो 70 के ऊपर ही आप इंपोर्ट ड्यूटी की बात करके चलोगे। लेकिन इतने में ही रेस्क्यू डिपार्टमेंट को पता लगता है, वो दौड़ा दौड़ा गया कि भाई साहब ऐसे कुछ घटना घटित हो गई है, और रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने मेहनत करके 30 के 30 को यहां पर लेकर आ जाता है। जब ये यहां पर लेकर आ जाता है तो भैया इंपोर्टर कहता है कि मालिक तो मैं ही हूं, लेकर तो मैं ही जाऊंगा, पर आई हैव नॉट इंपोर्ट दीज गुड्स। मैं ओनर तो मैं ही हूं, लेकर तो मैं ही जाऊंगा, पर मैंने इनको इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्टर वो जो इंडिया के बाहर से इंडिया में लाए, आई एम नॉट द इंपोर्टर। तो यहां पर बताया गया, ए बुड़वक चुप हो जा, आए गए हो या लाए गए हो, तो इसे लाया है या गुड्स आ गए हैं, खुद तैरते हुए आ गए, रेस्क्यू वाला लेकर आया, कैसे भी आए हैं, आ गए हैं, यू आर लाइबल टू पे ड्यूटी। एंड मोर ओवर ठीक से पढ़ इंपोर्टर की डेफिनेशन को, उसमें लिखा हुआ था कि जो व्यक्ति इंपोर्ट करे सो इंपोर्टर। दूसरा कि जो व्यक्ति ने इंपोर्ट तो नहीं किया बट छुड़ाने से पहले वो उसका मालिक है, तो ऐसे मालिक को भी हम इंपोर्टर का नाम देकर चलते हैं। सो इस प्रकार से आपको इन गुड्स के ऊपर भी ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। यहां छोटा सा क्वेश्चन करवाया था मैंने एक, इस बात को समझने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ रिलिंक्विशमेंट। बात चल क्या रही है? लेवी और एग्जम्पशन। एग्जम्पशन मतलब अनेक अनेक प्रकार के नुकसान जब होते हैं तो वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी का क्या सीन होगा। अगर मतलब पूरा चैप्टर बड़ा सा है लेकिन है एक ही बात पर आधारित, क्या कि अगर गुड्स में नुकसान होगा तो टू द एक्सटेंट इंपोर्ट ड्यूटी भी नुकसान में चली जाएगी। अब बात कर रहे हैं रिलिंक्विशमेंट की आकर। अब ये रिलिंक्विशमेंट क्या होता है और क्यों किया जाता है? तो भाई साहब रिलिंक्विशमेंट एक सुविधा है, जैसे गदर एक प्रेम कथा है, ऐसे रिलिंक्विशमेंट एक सुविधा है। और इस सुविधा क्या है? मतलब कि आप अपना जो गुड्स इंडिया के बाहर से लेकर आए हो इसे यहीं पोर्ट पर छोड़ दीजिएगा। भाई साहब ये क्या सुविधा हुई, कोई तरीका है कोई? देखिए कभी कभी क्या होता है, मैं आपके सामने सिचुएशन बना रहा हूं। मान लीजिए आपने इंडिया के बाहर से रबर इंपोर्ट करी जिसका इस्तेमाल टायर बनाने में किया जाता है। हाँ बोलो हाँ, ठीक है जी। लाख रुपए की आपकी रबर थी और आपको पता है कि आप इसे क्लियर कराओगे तो 40,000 रुपए की आपको उसमें ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर रबर की बंपर पैदावार होती है जिसके चलते हुए रबर सड़कों पर बिखरी हुई पड़ी है। आपको पता है भाई साहब इतना खर्चा होने के बाद आप इसे इंडिया में बेचोगे तो आपकी रियलाइजेबल वैल्यू मात्र 10,000 रुपए की होगी। तो 1 लाख तो आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए संक कॉस्ट हो जाती है। अब आपकी जो रेलिवेंट कॉस्ट है फॉर डिसीजन मेकिंग वो निकल के आती है 40,000 देकर 10,000 लेना है, या फिर ना दें ना लें। ज्यादा फायदा किसमें है? अगर देकर बाजार से 10,000 रिकवर करोगे तो आप 30,000 के नुकसान में जाओगे, और अगर आप मान लीजिए उसे पे ही नहीं करते हैं तो ना आपको यह मिलेगा, तो आप न्यूट्रल पर छूट जाओगे, यानी कि आप 30,000 के लॉस को बचा पाओगे।
रेलिवेंट कॉस्टिंग तो यहां पर आकर बोलती है। तो ऐसी दशा में आप अपने गुड्स का टाइटल छोड़ सकते हैं, और टाइटल अगर आप छोड़ते हैं तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। यू आर नॉट क्लियरिंग योर गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, दैट्स व्हाई यू आर नॉट लायबल टू पे इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इट, राइट? यस सर। अब कैसे करते हैं रिलिंक्विशमेंट? वही सारे जो कागज पत्र थे वो सारे के सारे कस्टम के कमिश्नर के नाम में आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं, और उसके चलते हुए फिर आपका यहां पर मालिक रिलिंक्विशमेंट एक्सेप्ट कर लिया जाता है, फिर सरकार उसे भरे बाजार नीलाम कर देती है आपके उस गुड्स को। ठीक है जी। अब रिलिंक्विशमेंट आपके 3 जगहों पर करवाए गए हैं। एक है सेक्शन 23(2) के अंदर जो कि पोर्ट पर होता है, एक है प्रोवाइजर टू सेक्शन 68 के अंदर जो कि आपका वेयर हाउस के अंदर होता है, और भाई साहब इधर, और एक होता है आपका क्लियरेंस कराने के बाद घर पर आकर। जब तक दिमाग में पिक्चर फिल्म नहीं चलेगी जब तक मजा नहीं आएगा, इसलिए फिल्म चलाइए, चल क्या रहा है यहां पर आकर ये, ठीक है? जैसे फिल्म मेरे दिमाग में चल रही है, जब पढ़ते हैं क्लास में तो फिल्म में चलवा देता हूं, लेकिन अब तो मुझे बोलना है ना टकाटक टकाटक टकाटक, इसलिए फिल्म आप खुद चलाइएगा, ठीक है? अब इंडिया के बाहर से लेकर आए, पोर्ट पर आकर टाइटल छोड़िए, चल हट, हमें नहीं चाहिए, रबर बेकार हो गई, तू चल, हमें नहीं चाहिए। अगर हमें रबर नहीं चाहिए तो हमें बाकी सारे ड्यूज का तो पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये कस्टम की जो पिक्चर है ये 5 व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है। अगर हमें जो ट्रांसपोर्टर्स का भाड़ा भी भाई देना पड़ेगा, कस्टोडियन के जो पोर्ट ड्यूज हैं वो भी पे करने पड़ेंगे। अगर वेयर हाउस सुविधा खैर अभी ली नहीं इस केस में, अगर लेते तो उसके चार्जेस भी हमें पे करने पड़ते। हमें सिर्फ रियायत एक चीज से मिलेगी कि इंपोर्ट ड्यूटी। अगर हम टाइटल यहां पर छोड़ देते हैं तो वी आर नॉट लायबल टू पे इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इट। दूसरा, अगर मान लीजिए हमने अपने गुड्स को कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर ट्रांसफर करवा दिया है तो वहां पर भी हम अपना टाइटल छोड़ सकते हैं। यहां पर टाइटल छोड़ेंगे तो भी हमें इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगली बात, अगर हमने मान लीजिए डायरेक्टली यहां से यहां छुड़ा लिया था, जल्दबाजी में छुड़ा कर ले आए, यहां के पता लगा हाय राम ये हमने क्या कर लिया, ये तो डिफेक्टिव निकला, तो ऐसे हालात के अंदर भी हम अपने गुड्स का टाइटल छोड़ सकते हैं, रिलिंक्विश कर सकते हैं, और जो भी हमने ड्यूटी भरी थी उसका हमें यहां पर रिफंड दे दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, एग्जम्पशन सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी के संबंध में है। दूसरी बात, सर अगर मान लीजिए ऐसा हो तो कि हमने यहां से यहां ट्रांसफर किया और फिर यहां से यहां क्लियर कराया, इनडायरेक्टली क्लियर करा के लाए, और अब हमें पता लग रही हाय राम हमने ये क्या कर दिया, हम तो मारे गए, हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, छुड़ाना चाहिए नहीं था, तो क्या यहां पर आकर टाइटल रिलिंक्विश किया जा सकता है? द आंसर इज नो, हम नहीं कर सकते। क्यों? सरकार कहती बुड़वक, एक मौका तुझे यहां दे दिया, तू यहां चाहता तो तू कर सकता था, ऑप्शन नंबर 1 यहां दे दिया, ठीक है, एक हमने चांस तुझे यहां पर दे दिया, तू यहां भी कर सकता था, क्योंकि काफी समय तक गुड्स यहां पड़ा रहा। अब तू कह रहा है कि मुझे तीसरा चांस यहां दे दीजिए, जी नहीं, चांस 3 नहीं मिलेंगे, 2 ही चांस मिल सकते हैं। अगर इस रूट पर जा रहे हो तो या तो यहां कर लो या यहां कर लो, और अगर यहां से डायरेक्ट छोड़ा लाए हो तो यहां कर सकते थे और चांस 2 यहां दे सकते थे। तीसरा चांस आपको किसी भी हालत में नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इफ यू आर इनडायरेक्टली क्लियरिंग योर गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, इन सच ए केस आपके पास बस वही यहीं तक कर सकते हो, यहां लाने के बाद अब आप अपने गुड्स का टाइटल नहीं छोड़ सकते हो, राइट? यस सर। उसके बाद में फिर क्या होगा सर? एक छोटी सी बात क्लियर कर देते हैं कि अगर आपका गुड्स स्मगल्ड गुड्स है, यानी कि इम्प्रॉपर तरीके से आपने इंपोर्ट कर रखा है, तो आप उसका टाइटल छोड़कर आप बाइज्जत बरी नहीं हो सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ गलत उल्टा सीधा गुड्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर लिए, AK-47 इंपोर्ट कर लिए, कि भाई पकड़े गए तो ठीक है, हम उसका जो टाइटल है वो रिलिंक्विश कर देंगे, और नहीं पकड़े गए तो मौजा ही मौजा। तो भैया पकड़े गए, पकड़े जाने पर हमने कहा कि चलो जाओ, हम इसका टाइटल छोड़ते हैं, वी आर नॉट द ओनर, कस्टम डिपार्टमेंट के नाम में कर दिया, कमिश्नर के नाम में कागज ट्रांसफर कर दिया, भैया वो है अब इनका इंपोर्टर, उसे जाके पकड़ो, मुझे छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कर सकते। अगर मेरा गुड्स स्मगल्ड गुड्स इन नेचर है तो हम उसका टाइटल नहीं छोड़ सकते हैं, तो ये सुविधा उसके लिए यहां पर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ओनरशिप को ट्रांसफर करना ही ये कहलाता है रिलिंक्विशमेंट करना। उसके बाद जो सेक्शन 26A है, क्योंकि जब पोर्ट पर करते सेक्शन 23(2) लगता है, जब वेयर हाउस से निकालते समय करते तो प्रोवाइजर टू सेक्शन 68 लगता है, और जब पोर्ट से छुड़ा कर ले आए थे डायरेक्टली और वहां घर पे लाके करते हैं तो वहां सेक्शन नंबर 26A आपका लगा दिया जाता है। ठीक है, सेक्शन 26A कुछ और भी बात करता है अदर देन रिलिंक्विशमेंट। वो कहता है कि सुनो हमारी बात, आपने इंडिया के बाहर से गुड्स इंपोर्ट किया, यस, पहली बात। दूसरी बात, जब आपने इंपोर्ट कर लिया तो आपने पाया, आपने इंपोर्ट ड्यूटी भी भर दी, आपने उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट भी कर दिया। नंबर 3, आपने घर पे आके देखा कि आपका गुड्स डिफेक्टिव था या आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं था। हाय राम, ये क्या आ गया? फिर आप उस गुड्स का क्या कर सकते हो? आप उसके 3 में से कोई एक एक्शन ले सकते हो। नंबर 1 कि आप उसे वापस एक्सपोर्ट कीजिए जहां से गलत माल आ गया है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि सामने वाला
ठग बैठा हुआ हो, आपको पहले लूट लिया गया हो और अब आप जो भी बचा कुछ आया है उसे भी आप वापस कर दोगे तो फिर दिक्कत वाला काम है। या हो सकता है कि वो एक गायब ही हो गया हो व्यक्ति, तो आप वापस भेजोगे भी तो कहां भेजोगे। दूसरा आपका यह है कि आप इसका टाइटल रिलिंक्विश कर सकते हो कस्टम अधिकारी के समक्ष, या फिर आप इस गुड्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो बिफोर कस्टम ऑफिसर। अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो डेस्टिनेशन आपका इंडिया में बिल्कुल भी नहीं रहा है और आपको सेक्शन 26A के मुताबिक 100% की ड्यूटी का रिफंड दे दिया जाएगा। अगर आप टाइटल रिलिंक्विश भी करते हैं तब भी आपको जो ड्यूटी भर चुके थे उसका 100% रिफंड आपको दे दिया जाएगा, या कस्टम अधिकारी के सामने आप उसे डिस्ट्रॉय भी कर देते, कुचल देते हैं, तब भी आपको ड्यूटी का 100% रिफंड यहां पर दे दिया जाएगा। लेकिन कुछ शर्तें हैं। क्या भला? शर्तें यह हैं कि आपको यहां पर ये देखना होगा कि आप जो ये एक्शन ले रहे हो, तीन में से कोई एक, आपका एक्शन 30 डेज के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। हाउएवर इसमें 3 महीने का एक्सटेंशन जरूर दिया जा सकता है, बट आपका एक्शन इतने समय के अंदर आ जाना चाहिए। और एक्शन लेने के बाद रिलिंक्विशमेंट, डिस्ट्रक्शन या फिर एक्सपोर्ट, इनमें से कोई सा भी एक्शन लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको सब यहां पर रिफंड की एप्लीकेशन 6 महीने के अंदर अंदर दे देनी होगी, तब आपको यहां पर ये मिल जाएगा, आपका ये 100% का रिफंड अवेलेबल करवा दिया जाएगा। पर ध्यान रखें, बात को ये समझें ऐसे करके कि ऐसे हालात में 3 सिचुएशंस के अंदर ये सेक्शन काम नहीं करेगा। नंबर 1, अगर आपका गुड्स पेरिशेबल इन नेचर का है, शॉर्ट लाइफ वाला है, तो ये सेक्शन बिल्कुल भी आपके लिए वर्क नहीं करेगा, आपको कोई रिफंड नहीं दिलवाएगा। दूसरी बात ये निकल के आती है कि अगर मान लीजिए आपने गुड्स को इनडायरेक्टली क्लियर करवाया था, वेयरहाउस के थ्रू लेकर आए थे, तब भी आपका सेक्शन 26 कैपिटल ए काम नहीं करेगा। और तीसरी बात यह है कि जो आपका गुड्स लगता है कि वाकई में डिफेक्टिव आ गया है या गलत गुड्स आपका आ गया है, तो आप उस पर इंजीनियर या मिस्त्री मत बन जाना, आप उस गुड्स को यूज मत करना, उसे खोलना मत, जो जैसा है उसे आप वैसे ही उस पर एज इट इज एक्शन लीजिएगा। पर कभी कभी क्या होता है कि डिफेक्ट तभी पता लग पाता है कि जब वो प्रोडक्ट खुल जाता है। जैसे मान लीजिए मैं बाहर से शर्ट्स लेकर आता हूं, शर्ट्स के अंदर वाले हिस्से में कट लगा हुआ था, वो डिफेक्टिव शर्ट थी। अब ये मत कहना कहां से ठेले पर से लेकर आए थे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक जगह से लेकर आया था, उसमें अंदर कट लगा हुआ था। तो मैं लेकर आया, शर्ट जब तक बंद पैक थी तो पता नहीं लग रहा था, जैसे खोल के देखी तो डिफेक्ट पता लग गया। मैं वापस लेके जाता हूं, कहता कि भाई साहब पैकिंग खोली। मैंने कहा पैकिंग नहीं खोलता तो डिफेक्ट पता नहीं लग रहा था। वो कह रहा नहीं जी पैकिंग आपने खोल दी, मैं वापस लूंगा। मैं कहा लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि डिफेक्ट साबुत जब पैकिंग में था तो दिख नहीं रहा था, अब दिखा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए अगर उसका खोलना या रिपेयर करना या चलाना जरूरी है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी आपको सेक्शन का बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा अगर ऐसा करना जरूरी था तो, टू लोकेट द डिफेक्ट। ठीक है, यस। तो ये हमारी बात आ गई, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अच्छा है आपका। लेकिन यहां पर एक बात निकल के आती है, सर ये जो लिखा है ना एक्सपोर्ट कर देना, कि हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास सेक्शन नंबर 74 सब सेक्शन 1 भी आता है, जहां पर लिखा है कि हम आपको 98% का रिफंड दे देते हैं। सॉरी, 98% का रिफंड हमें वहां पर कर दिया जाता है। सर वहां पर 98% मिलता है, यहां पर 26A के अंदर हमें 100% का मिलता है, तो हर कोई व्यक्ति यहीं पर आना चाहेगा। ये 26 सेक्शन जो था आपका ईयर 2009 में, आज से 12-13 साल पहले आपका इंसर्ट किया गया था। जबकि जो सेक्शन 74 है वो वर्षों से है, तो इसका मतलब जब ये सेक्शन 2009 में इंसर्ट किया गया था तो मतलब जो सेक्शन 74 है उसका वजूद कम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सेक्शन 74 एक अलग चीज है और ये यहां पर अलग चीज हो जाती है। अगर मैं इन दोनों बातों को कंपेयर करके चलूं तो ये निकल के आता है। पहली बात, रीजन फॉर एक्सपोर्ट 26A तभी लगेगा जब आपका एक्सपोर्ट करने का जो कारण है वो डिफेक्टिव गुड्स है, जबकि सेक्शन 74 के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आपका एक्सपोर्ट इस कारण से ही होना चाहिए। वो कह रहा है कि भैया डिफेक्टिव होने की वजह से हो तब भी सेक्शन का लाभ मिल जाएगा 74(1) का, या किसी और कारण से, अगर मान लीजिए आप हैबिचुअल ट्रेडर भी हैं तब भी आपको इसका यहां पर लाभ दे दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आगे बोलते हैं कि टाइम लिमिट फॉर एक्सपोर्ट, आपको कितने समय के अंदर चीजों को एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। तो जो आपका सेक्शन नंबर 26A काम करता है वो बोलता है कि भाई साहब 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपना एक्सपोर्ट कर देना चाहिए, जहां पर कि आपका एक्सटेंशन 3 महीने के लिए और अवेलेबल करवाया जा सकता है। दूसरा, जब हम 74(1) के अंदर आके बात करते हैं तो वहां पर बोलता है कि भाई साहब 2 साल प्लस एक्सटेंशन के अंदर अंदर आपका एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए।
उसकी इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए मेरा गुड्स वाकई में डिफेक्टिव था और मान लीजिए मैं 30 डेज प्लस एक्सटेंशन के अंदर अंदर उसे अपना एक्शन नहीं ले पाया, उसे एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, बल्कि 7वें 8वें महीने में जाके मैं उसे एक्सपोर्ट कर पा रहा हूं किसी कारणवश, तो ऐसी दशा में मैं 26A से तो बाहर हो जाऊंगा, इसका तो बेनिफिट मुझे नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, क्या मुझे जो सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 है उसका बेनिफिट मिल जाएगा? द आंसर इज यस। तो अगर देखा जाए तो ये एक जनरल सेक्शन है और जो आपका ये है सेक्शन नंबर 26A है, ये आपका एक स्पेसिफिक सेक्शन है। हालांकि इस स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर हमें लाभ ज्यादा मिल रहा है, लेकिन वो तभी लगेगा जब हम उसके लिए एलिजिबल हों। अगर हमें 26A का लाभ नहीं मिल पा रहा तो वी कैन ट्राई फॉर 74(1) जहां पर हमें 98% का बेनिफिट दे दिया जाता है। इनडायरेक्ट क्लियरेंस, अगर मान लीजिए मैं इंडिया के बाहर से गुड्स लेकर आता हूं, वेयर हाउस में डाल देता हूं, फिर घर लेके आता हूं, अब मुझे पता लग रहा है ड्यूटी पे करने के बाद में कि डिफेक्टिव है, तो ऐसे आधार पर मैं उसे वापस रीएक्सपोर्ट कर सकता हूं। तो वहां पर मुझे 26A का तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, सेक्शन 74(1) के अंदर मैं बेनिफिट पा सकता हूं। 98% का मुझे वहां पर ये अवेलेबल करवा दिया जाएगा। स्कोप इसका नैरो है और इसका स्कोप काफी बड़ा है, ऐसी वाली बात यहां पर बोल दी जाती है। अगला पॉइंट आता है अबेटमेंट का। उसी मेन स्क्रीन से आइएगा जहां पर हम कुछ रेमिशन की बात कर रहे थे, रेमिशन के बाद में अब अबेटमेंट की चर्चा हम करके चल रहे हैं। सेक्शन नंबर 22 के अंदर अबेटमेंट की बातें करी जाती हैं। यह शब्द तब इस्तेमाल किया जाता है कि जब गुड्स हमारे सामने अवेलेबल है कुछ कम वैल्यू का, पहले 100 रुपए का आया था लेकिन अब कुछ कम वैल्यू का हमारे सामने वो अवेलेबल होता है, यानी कि अबेट मतलब गिरावट, कमी होना, खत्म नहीं, कमी होना है। मैं इंडिया के बाहर से अगर मैं एक कार लेकर आता हूं और उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है भाई साहब 100 लाख रुपए उसकी वैल्यू है और उस पर ड्यूटी बनती है 80% से 80 लाख रुपए की ड्यूटी बनती है। ठीक है, ये यहां पर ही ड्यूटी बनती है 80% के हिसाब से। अब होगा क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनो मेरी बात। अगर कार के अंदर कोई किसी प्रकार का डैमेज हो जाता है तो बताइए ड्यूटी में भी उतना ही डैमेज होगा या नहीं होगा? तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। अगर मान लीजिए कार स्लिप हो जाती तो ड्यूटी भी अकॉर्डिंगली स्लिप हो जाएगी। कार डैमेज होकर उसकी 70% की गिरावट आ गई, 70% की गिरावट आपकी ड्यूटी में भी आ जाएगी। अगर मान लीजिए ये 100 लाख से घटकर 10 लाख रह जाती है, मात्र इसकी वैल्यू 10% रह जाती है, तो अकॉर्डिंगली ये भी आपका प्रोपोर्शनेटली यहां पर गिर जाएगी। अगर ये वैल्यू आपकी घटकर सिर्फ 5 लाख रह जाती है तो ये भी आपका घटकर यहां पर 4 लाख रह जाएगा। अगर ये वैल्यू घटकर बिल्कुल जीरो हो जाती है तो ड्यूटी भी आपकी मिट्टी में मिल जाएगी, ये भी आपकी जीरो हो जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब तक कुछ वैल्यू है तब तक सेक्शन 22 के अंदर अबेटमेंट मिलती है, लेकिन वैल्यू जैसे ही जीरो होती है तो मतलब वो चीज खत्म हो गई, कायनात से मिट गई है, तो फिर वहां पर आकर ये अदर देन पिल्फरेज वाला सेक्शन 23(1) अप्लाई कर दिया जाएगा। बड़ी बात, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस सेक्शन में से कि भाई स्कोप क्या है, इस पर एक क्वेश्चन बनाया जाएगा। ध्यान दीजिए, यहां दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, एक है डैमेज और दूसरा आता है यहां पर डिटेरियोरेशन। दोनों के बीच में अंतर क्या निकल के आता है मैं आपको समझाता हूं। डैमेज जो होता है वो झटके की चीज होती है, जैसे किसी को चोट लग गई, बाइक पे जा रहा था गिर गया, चोट लग गई, ये डैमेज है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति का दिल टूट जाता है तो वो डिटेरियोरेशन कैटेगरी के अंदर आ जाता है। देखिए यहां पर आप देखिए, ये डैमेज दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको यहां पर डैमेज दिखाई दे रहा है, ये डैमेज दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे आपको यहां पर डैमेज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर आकर तो ये क्या है, ये डिटेरियोरेशन है, ये क्वालिटी लॉस है, ये दीमक लग गई, ये घुन लग गया, ये बेकार हो गई, ये आपका क्वालिटी लॉस यहां पे करवाया जाता है। खासतौर पे बहुत सारा डिटेरियोरेशन लोगों ने लॉकडाउन पीरियड के अंदर देखा था कि उनकी दुकानें बंद थी, लेकिन जब वापस खोलकर देखी तो पता लगा कि हायराम वहां पर कितना नुकसान आपका हो चुका है। तो इस चीज का ध्यान रख के चलेंगे यहां पर आकर कि जो डैमेज है, डैमेज झटके की चीज होती है, जबकि डिटेरियोरेशन एक झटके में नहीं होता, घुन एक झटके में नहीं लगता है। घुन एक ऐसी प्रोसेस है लकड़ी के अंदर जो कि ओवर द पीरियड आपका होता है। ठीक है, तो जो आपका डैमेज वर्ड है वो आपका नुकसान कहीं पर भी हुआ हो, चाहे अनलोडिंग से पहले हुआ हो, पोर्ट पर हुआ हो या वेयरहाउस के अंदर हुआ हो, डैमेज है, झटके वाला है, तो हर जगह अलाउ होगा। सेक्शन नंबर 22 आपकी मदद करके चलेगा, आपको रियायत देके चलेगा। लेकिन जो ओवर द पीरियड नुकसान होता है, एक बात छोटी सी सोच के बताइएगा, इंडिया के बाहर से गुड्स इंडिया में आ जाता है, ठीक है, और यहां जब आया था तो ठीक था, आपने वेयरहाउस में डाल दिया, वेयरहाउस में पड़े पड़े गुड्स में दीमक लग जाती है, घुन लग जाता है, कुछ भी हो जाता है। इंडिया में आने के बाद नुकसान हो रहा है, जब इंपोर्ट हुआ था तब नहीं हुआ था, तो क्या सरकार से बियर करेगी? द आंसर इज नो। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई साहब सुनो हमारी बात, अगर पोर्ट पर हुआ है या वेयरहाउस में डिटेरियोरेशन हुआ है तो वहां पर आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। डिटेरियोरेशन का जो स्कोप है वो बहुत कम है, यहीं से क्वेश्चन बनाया जाएगा, इसलिए बीवेयर, यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि भैया कि डिटेरियोरेशन हुआ है, पोर्ट पर हुआ है या फिर वेयरहाउस में हुआ है। ध्यान दीजिए, आपको सेक्शन 22 का बेनिफिट नहीं मिलेगा इन केस ऑफ डिटेरियोरेशन। डैमेज है मिलेगा, डिटेरियोरेशन पे नहीं मिलेगा। डिटेरियोरेशन सिर्फ उसी के लिए है जब आपका पीछे से ही गुड्स आपका डिटेरियोरेट होके आ रहा था, सिर्फ वहीं पर बात करके चलेगा। राइट, यस सर। तो ऐसी ऐसी बातें यहां पर की जाती हैं। मैंने लिया है डैमेज इनसाइड द वेयरहाउस, यस बेनिफिट मिल जाएगा।
डिटेरियोरेशन वेयर हाउस में हुआ है, नहीं मिलेगा बेनिफिट। डिस्ट्रॉय हुआ है, खत्म हो गया, चकनाचूर हो गया है, डिस्ट्रॉय। डैमेज और डिस्ट्रॉय में अंतर होता है। डैमेज मतलब डैमेज है बट कुछ वैल्यू अभी भी है। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म, चकनाचूर, कांच का सामान था चकनाचूर हो गया भाई साहब, तो वहां पर आपका 22 नहीं लगेगा, वहां पर रेमिशन वर्ड आ जाएगा, 23(1) आपका लगवा दिया जाएगा। ठीक है। डिस्ट्रॉय ऑन वॉर्फ या पोर्ट पर आपका डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय, सेक्शन 23(1) काम करके चलेगा। डिस्ट्रॉय हुआ है आफ्टर क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस फॉर होम कंजम्पशन। वेयर हाउस से जाने के बाद, होम तो ऐसे की तैसे में जान दो, जब तक कस्टम के कंट्रोल में तभी कस्टम वाले काम करेंगे, वरना उसके बाद हमें कोई किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर क्लियरेंस फ्रॉम कस्टम एरिया, राइट? यस सर। उसके बाद आगे बढ़ते, आगे क्या निकल के आता है भाई साहब? आगे आते हैं, यहां पे निकल के मालिक आपका डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन की बातें की जाती हैं। यहां पर देखिए, जैसे मान के चलिए आप यहां पर दो प्रकार का अल्कोहल बता रखा है। एक तो आपका ड्रिंकिंग अल्कोहल है जो कि पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक आपका है ये डीनेचर्ड अल्कोहल यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो अल्कोहल है इसका मल्टीपल यूज है, ये पिया भी जा सकता है, ये रबिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, और मतलब इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, मल्टी यूजेबल है, इसके कई सारे यूज हैं। ठीक है। लेकिन जो डीनेचर्ड होता है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब होता क्या, इंडिया के बाहर से व्यक्ति ये वाला ड्रिंकिंग जो मल्टीपल यूजेबल वाला ये वाला अल्कोहल इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करता है। इस पर ड्रिंकिंग वाले पर रेट होता है 150% का, बाकी पर रेट होता है 25% का। अधिकारी बोलता है कि भाई साहब आप इसे पियोगे और पिलाओगे, हमारे एंगल से ये शराब है इसलिए हम इस पर 150% की ड्यूटी लगाएंगे। सामने वाला बंदा बोलता है कि नहीं भाई साहब, मैं पीने पिलाने में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं तो भाई साहब इसे अपने इंडस्ट्री के लिए अंदर जाके कंज्यूम करूंगा, मैं इसे वहां इस्तेमाल करूंगा। तो तुम्हारी नजरों में होगा ये पीने पिलाने वाला, मेरी नजरों में तो ये पीने पिलाने वाला नहीं है, तो भाई साहब आप इस पर ड्यूटी का रेट 25% लेके चले, मेरे लिए तो ये इंडस्ट्रियल अल्कोहल है। अधिकारी कहता है नहीं मैं नहीं मान सकता, तो उसने कहा कि काम करो, मुझे भरोसा दिलाओ कि आप इसे इंडस्ट्री में इस्तेमाल करोगे। तो ऐसे हालात के अंदर हम एक छोटी सी बूंद मिलाते हैं, एक बूंद जिंदगी की, इसके अंदर एक केमिकल की एक बूंद डाल देते हैं। इस बूंद को डालने के बाद अब वो आपका जो प्रोडक्ट है, जो अल्कोहल था, वो पिया नहीं जा सकता, बिकॉज उसमें भारी दुर्गंध पैदा की जा चुकी है। नाउ इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। तो मैंने क्या किया, इसकी डीनेचरिंग कर दी। डीनेचरिंग करने का मतलब यह हो गया कि मैंने इसको अनफिट कर दिया फॉर सम पर्पसेस। अब ये पिया नहीं जा सकता है किसी भी हालत में, पिएगा तो व्यक्ति पीते ही मर जाएगा। ये हालात उसके यहां पर निकल के आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल पर्पस का मतलब हो गया कि आपके बहुत सारे जो इंसेक्ट किलर होते हैं, ड्यूरेंट्स होते हैं, उनके अंदर अल्कोहल की मात्रा होती है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे हालात के अंदर अगर हमको डीनेचरिंग कर देते तो अधिकारी ऐसे मान के चलता है कि भाई जैसे आपने गुड्स डीनेचर्ड फॉर्म में ही इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया हो। अगर गुड्स की डीनेचरिंग हो गई है तो बताइए, अगर इसका स्वरूप और स्वभाव बदल गया है तो इंपोर्ट ड्यूटी का भी स्वरूप और स्वभाव बदलेगा या नहीं बदलेगा? तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। अगर तू ऐसा दिखेगा तो मैं भी तेरे जैसे ही दिखूंगी। तो यहां पर 25% का रेट अपना अप्लाई करा दिया जाएगा। सेम वे यहां पर एक बंदा इंडिया के बाहर से अपना ओल्ड कार खरीद के लाता है और उसके पार्ट्स वगैरह को यहां इंडिया में लाकर बेचता है। कार के ऊपर ड्यूटी का रेट ज्यादा है, 80% का, पार्ट्स के ऊपर ड्यूटी का रेट 50% का निकल कर आता है। अधिकारी बोलता है भाई साहब कार इंपोर्ट करिए, 80% का ड्यूटी का रेट लेके चलूंगा। वो बोलता है कि तुम्हारे लिए कार होगी, मेरे लिए बेकार है, मैं इसके पार्ट्स को निकालूंगा और बाजार में बेच दूंगा। अधिकारी बोलता है नहीं, मेरे लिए तुमने कार लेकर आई हो यहां पर, इसलिए मैं ड्यूटी कार पर ही लूंगा। मैं कैसे मान लूं कि आप इसके पुर्जे बना बनाकर आप इसे बाहर निकालकर सेकंड हैंड के रूप में बेचोगे? तो मैंने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका मतलब यह हो गया, हथौड़ा लेकर आया और यहीं पर कार को म्यूटिलेट कर दिया। जो काम अपनी फैक्ट्री में जाके करता वो काम पोर्ट के ऊपर ही इसने कर डाला। इसका फायदा यह हुआ कि अब मैंने भरोसा दिला दिया कि भैया मेरे लिए सिर्फ ये पार्ट्स ही है। तो अगर मैं इसके पुर्जे निकाल दूंगा तो बताइए इंपोर्ट ड्यूटी के भी पुर्जे हो जाएंगे या नहीं होंगे? यस। फिर उसके ऊपर ड्यूटी का रेट 50% का लग जाएगा। अधिकारी इसको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे आपने कार नहीं, हाहाकार, यानी बेकार, यानी कि ये वेस्ट, यानी कि सेकंड हैंड गुड्स ये आपने इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया है, कल पुर्जे आपने इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किए हैं। इसी बात को बोलता है सेक्शन नंबर 24, जो कहता है अगर आप गुड्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसकी पोर्ट पर आकर डीनेचरिंग या म्यूटिलेशन कर देते हैं तो अधिकारी से ऐसे मानेगा जैसे कि आपने गुड्स डीनेचर्ड या म्यूटिलेटेड फॉर्म में इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया है। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बोलो बाबू बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर जी, आगे बहुत ही अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाती है। उसके बाद में आती है आपकी सेक्शन नंबर 25, जहां पर बोलते हैं पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन। इसका क्या मतलब है? हर एक एक्ट के अंदर एक सेक्शन होता है, जैसे इनकम टैक्स के अंदर आपका सेक्शन नंबर आई थिंक 10 है, आपका जीएसटी के अंदर सेक्शन नंबर 11 आता है सीजीएसटी का, और यहां पर सेक्शन नंबर 25 है, जो बोलता है कि भारत सरकार को पावर है कि वो
होली, पार्शियली, कंडीशनल, अनकंडीशनल, किसी भी तरह की एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन को इश्यू कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो नोटिफिकेशन इश्यू की जाती है वो कौन सी डेट से आपकी इफेक्टिव की जाएगी। तो उसमें नॉर्मल प्रिंसिपल यह कहता है कि जब नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें बता रखा होगा कि कौन सी डेट से आपकी भाई लागू होगी, वो डेट स्पेसिफिकली मेंशन कर रखी होगी। अगर ऐसी कोई डेट मेंशन नहीं कर रखी है तो जिस दिन वो नोटिफिकेशन इश्यू की जाती है वो उसी डेट से इफेक्टिव मान ली जाती है। तीसरी बात इसमें यह निकल के आती है कि मान लीजिए अगर कोई सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन बाद में इशू की जाती है, विद इन द 1 ईयर इशू की जाती है टू स्पेसिफाई द स्कोप और एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मेन नोटिफिकेशन दैट हैज बीन इशूड अर्लियर। अगर कुछ सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन आती है तो दैट सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन द पार्ट ऑफ द मेन नोटिफिकेशन, और जिस दिन से मेन नोटिफिकेशन इशू हुई थी, जिस दिन से वो इफेक्ट में आई थी, उसी दिन से आपकी सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इफेक्ट में मानी जाएगी, बशर्ते कि आपकी सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन 1 साल के भीतर भीतर आ गई हो। अगर मान लीजिए सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन 1 साल के बाद आती है तो फिर उसको प्रोस्पेक्टिवली ही अप्लाई किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता हूं कि भैया यहां पाइप और पाइप फिटिंग का एग्जांपल लेके समझाया था कि सरकार ने बोला कि भैया पाइप जो है वो आपके एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन पाइप फिटिंग के बारे में नहीं बताया कि पाइप फिटिंग एग्जेम्प्ट होंगे या नहीं होंगे। इस पे कंफ्यूजन आ जाती है, क्योंकि अगर आप लिटरली पढ़ते हो तो पाइप का मतलब सिर्फ पाइप होता है, क्योंकि पिंक मूवी के अंदर बताया गया कि नो का मतलब सिर्फ नो होता है, तो यहां पर भी पाइप का मतलब सिर्फ पाइप ही होगा, पाइप फिटिंग आपकी भला एग्जेम्प्ट नहीं होगी। इसमें डील करते हैं मिस्टर एक्स हैं और इसमें करने वाले मिस्टर वाई हैं। तो एक्स तो खुश हो गए भैया, लेकिन वाई को दिक्कत थी कि भाई मैं क्या करके चलूं, इस पर टैक्स पे करूं या ना पे करके चलूं, ये समस्या पैदा हो जाती है। तो जब इस प्रकार के कोई स्कोप को लेकर दिक्कत आती है तो गवर्नमेंट यहां पर नोटिफिकेशन जारी करती है एडिशनल। अच्छा, दूसरा, अगर आप इसके लिटरल इंटरप्रिटेशन लेके चलते हो तो लिटरल इंटरप्रिटेशन ये निकल के आती है कि सरकार ने जब गुड़ दे दिया है तो गन्ना देने में थोड़ा शर्म आएगी। जब पूरी की पूरी पाइप एग्जेम्प्ट कर दी तो क्या पाइप फिटिंग को वो टैक्सेबल करेंगे? द आंसर इज नो। तो ये लिबरल इंटरप्रिटेशन यहां पर निकल के आती है। गुड़ दे दिया है गन्ना भी देंगे, मतलब प्रोसेस्ड चीज तो आपको मिल जाएगी लेकिन गन्ना नहीं मिलेगा। तो ये लिबरल इंटरप्रिटेशन है, लेकिन जब तक सरकार क्लियर कट नहीं बोलेगी तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि उनका रुख क्या है, स्ट्रिक्टली पढ़ रहे हैं उसको या फिर लिबरली पढ़ रहे हैं, ये इंटरप्रिटेशन के ऊपर निर्भर करके चलता है। तो इसके लिए सरकार एक सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन यहां पर डालती है, उसके आधार पर हम अपनी बात करके चलते हैं। तो उसी की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे। एक आता है आपका स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर के संबंध में क्या होता है कि स्पेशल कुछ मामलों के अंदर, खास मामलों के अंदर इसकी एप्लीकेबिलिटी की जाती है, जो किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में कुछ एक रियायत देके चलता है, एग्जम्पशन देके चलता है। जैसे सचिन साहब ने जब बाहर से फरारी उनको मिली थी, गिफ्ट मिली थी, उन्होंने ब्रेक किया था, सर जो डोनाल्ड बैट्समैन थे उनके जो रिकॉर्ड था उसको ब्रेक किया था, तो वहां पर जो कंपनी थी जो ये वाली जो फिएट कंपनी थी, इसने माइकल शूमाकर के थ्रू इनको सचिन साहब को एक ये फरारी जो मैडिनो करके थे, ये कुछ करके इसकी वैल्यू 90-95 लाख रुपए के आसपास की थी, वो गिफ्ट कराई थी। लेकिन ड्यूटी का चक्कर पड़ गया था। गाड़ी थी 90-95 लाख रुपए की, लेकिन ड्यूटी बन रही थी इस पे करीब करीब 1.13 करोड़ रुपए के आसपास की ड्यूटी बन रही थी। ड्यूटी का चक्कर पड़ गया। सचिन साहब ने कहा भाई साहब मैं क्यों पे करूं, मैं तो पे नहीं करूं, फ्री में मिली है मुझे, तो ये गाड़ी फ्री में मिली है, गिफ्ट मिली है, तो मैं ड्यूटी का पेमेंट नहीं करूंगा। वो बोले, कंपनी वाले बोले भाई साहब ने गिफ्ट दे दी, हम भी ड्यूटी का पेमेंट नहीं करेंगे। तो भाई साहब गाड़ी कस्टम में अटकी रही। फिर बाद में सरकार ने स्पेशल ऑर्डर इशू किया कि चलो ठीक है भाई इसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं, लेकिन फिर उस पर विवाद हो गया, क्योंकि स्पेशल ऑर्डर कोई ऐसे थोड़ा ना इशू हो जाएगा। कपिल साहब ने भी कहा कि भैया फिर तो हर स्पोर्ट्समैन के लिए होना चाहिए कि भैया इंपोर्ट एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, ऐसे कैसे कर रहे हो, व्यक्ति विशेष को आप फायदा क्यों दे रहे हो? क्योंकि स्पेशल ऑर्डर नॉर्मली तभी इशू किए जाते हैं जब वो जनहित में होता है, जब वो राष्ट्र हित में होता है। काफी बवाल मच गया था, 2002-2003 के आसपास की बातें हैं। तो होली करीब 20 साल होली इनको, तो लेकिन फिर फाइनली स्पेशल ऑर्डर वापस हो गया था, फिर ड्यूटी पे करनी पड़ी थी। मतलब अल्टीमेटली ये है कि गवर्नमेंट हैव द पावर टू इशू ए स्पेशल ऑर्डर इन स्पेशल केसेस, जहां पर कोई विवाद ना हो तो वहां पर कोई एग्जेम्प्ट कर सकती है। बाहर के लोग आते हैं, अमेरिका के बराक ओबामा जी यहां पर आया करते थे, अपनी गाड़ियों का रेला लेकर आया करते थे। 20-25 गाड़ियां साथ में आई हैं इंडिया के बाहर से जहाज में रखकर, जो यहां इंडिया में चलेंगी। तो आपको क्या लगता है कि आते समय ड्यूटी भरी जाएगी, जाते समय ड्यूटी ड्रॉबैक लेंगे? द आंसर इज नो। तो स्पेशल ऑर्डर पास करके उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यहां तक हमारी बातें हो जाती है। उसके बाद में आता है आपका सेक्शन नंबर आता है भाई साहब 25A करके, इनवार्ड प्रोसेसिंग की बात करता है। इनवार्ड प्रोसेसिंग की घटना आपकी यहां पर निकल के आती है, जो ये कह के चलता है कि देखिए इंडिया के बाहर से आपने कोई भी चीज इंपोर्ट करी है, लेकिन वो इंपोर्ट आपका टेम्परेरी है, आपने इंपोर्ट किया था रिपेयर मेंटेनेंस जॉब वर्क के लिए किया था। ऐसे हालात के अंदर मुझे बताइए क्या यहां आपके जीएसटी ऐसे इंपोर्ट पे लगाया जाएगा? द आंसर इज नो। जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ के चलते हैं तो वहां पर ऐसे के संबंध में भाई साहब आपके नहीं होगी बात। तो
तो यहां पर ये इंपोर्ट किया गया है एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब गुड्स आया है लेकिन चला जाएगा, तो यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी की बात तो बिल्कुल भी नहीं करी जाएगी, क्योंकि अगर आपने इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज कर ली तो जब गुड्स वापस जाएगा तो फिर आप ड्यूटी ड्रॉबैक देते फिरोगे। तो इसलिए कहा कि अगर वापस जाना ही है तो बताओ, कसम खाइए और टाइमर लगाइए, कसम खाओ कि आप इसे वापस कर दोगे और कितने समय में, 1 साल के भीतर भीतर, और गुड्स आपका आइडेंटिफाइबल होना चाहिए कि जो आया था ये पहचान हो सके कि हाँ ये वाला गया है, मार्क किया जा सके, आइडेंटिफाइबल। और 1 साल में अगर भेज दोगे तो इस पॉइंट पर हम आपकी इसको ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर देंगे। दूसरी बात ये कि यहां जो रिपेयर वगैरह की सर्विस की बात करके चलते हैं, क्या इस पर जीएसटी आता है? द आंसर इज नो, इस पर जीएसटी भी आपका नहीं आता। सेक्शन नंबर 13(3) का प्रोवाइजो यहां पर आपका लग जाता है, उसके चलते आपका जीएसटी भी नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये जो सर्विस यहां पर ली जा रही है इसका जो रियल कंजम्पशन प्लेस है वो इंडिया के बाहर है, इसलिए लॉजिकली यहां पर जीएसटी भी नहीं आना चाहिए। तो गुड्स आया और चला गया तो नो इंपोर्ट ड्यूटी, नो जीएसटी एट ऑल, राइट। उसके बाद आगे बात करते हैं आउटवर्ड प्रोसेसिंग, यानी आउटवर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है कि रिपेयर, मेंटेनेंस, जॉब वर्क एक्सेट्रा इस बार इंडिया के बाहर जाके हो रहा है। आप इंडिया के बाहर से कोई भी गुड्स सप्लाई करते हैं और वो बाहर रिपेयर वगैरह होकर इंडिया में लौटकर आता है, तो वैसे हालात में क्या करके चलते हैं? तो यहां पर मालिक बताया जाते कि भाई सुनो, जनरल प्रिंसिपल तो आपका ये है, जैसे मैंने मटीज कार का दिया था सेक्शन नंबर 20 के अंदर, कि मटीज कार इंडिया के बाहर जाती है, रिपेयर मेंटेनेंस होकर बाहर से लौट के आती है। तो ऐसे हालात के अंदर अगर गुड्स आपका आइडेंटिफाइबल है, रिपेयर मेंटेनेंस ही है, नॉट अमाउंटिंग टू मैन्युफैक्चर, तो ऐसे हालात के अंदर जो भी आपका वैल्यू एडिशन अब्रॉड में हुआ है, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर है, और आने जाने का जो भाड़ा है वो सबको आप जोड़ने के बाद जो आएगा उस पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी और आईजीएसटी वगैरह जो भी आपके बनते हैं उनका आपको पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन नोटिफाइड गुड्स के संबंध में अगर प्रोसेसिंग वगैरह इंडिया के बाहर होकर आ रही है तो फिर आपको ऐसी वापसी पर कोई किसी प्रकार का टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आपका गुड्स नोटिफाइड है तो। ऐसी बात बोली गई है सेक्शन नंबर 25(b) के अंदर, ठीक है, यस। उसके बाद में आते हैं मालिक, ये खत्म हो गया, और उसके बाद फिर क्या है? फिर तो सेक्शन 26 है, ये आपको मेरे होमवर्क में दिया था, एक बार आप इसे खुद देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो काफी कुछ अपने आप में वजूद रखता था, ये कंप्लीट हुआ। इसमें क्या क्या बताया गया, लेवी कब और कैसे होगी, और एग्जम्पशन, रेमिशन, रिफंड एक्सेट्रा, ये बातें आपकी कब कब अप्लाई करी जाएंगे। जो सेक्शन यहां पर इस्तेमाल किए गए, सेक्शन नंबर 12 चार्जिंग सेक्शन था, 13 के अंदर पिल्फरेज था, 23(1) था आपका अदर देन पिल्फरेज, 23(2) था रिलिंक्विशमेंट एट पोर्ट, प्रोवाइजर टू सेक्शन 68 था जो कि वेयरहाउस से रिमूवल पर बात करके चलता है, एंड उसके बाद 26(a) था, 24वां भी था डीनेचरिंग म्यूटिलेशन, 25वां भी था, 25(a), 25(b), कई सारे सेक्शन हमारे यहां पर आ गए हैं। 21वां भी था, अगर हम शुरू से बात करके चलें तो सेक्शन नंबर 12 था, 13वां था, ठीक है, पिल्फरेज। उसके बाद सेक्शन नंबर 21 था, डरलिक जेट्सम आए गए हो लाए गए हो, 22वां था डैमेज और डिटेरियोरेशन, 23(1) था अदर देन पिल्फरेज, 23 का 2 था रिलिंक्विशमेंट एट पोर्ट। उसके बाद में 24वां डीनेचरिंग म्यूटिलेशन, 25वां था पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन, 25(a) था इनवर्ड प्रोसेसिंग, 25(b) था आउटवर्ड प्रोसेसिंग, 26 होमवर्क एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड होता है, 26(a) के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी के रिफंड की बात आपसे करके चलता है। इतने सारे सेक्शंस आपके यहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आगे आते हैं कस्टम रूल 2017। बहुत सारे बच्चे ये कहते कि हैं ये भी कोई रूल्स हैं? हाँ भैया, ये इंपॉर्टेंट हैं, रूल्स इंपॉर्टेंट है, और इस बार इनमें मेजर अमेंड, ध्यान से सुनिएगा, कान खोलकर ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है ये जो रूल्स हैं आपके, ये रूल्स बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इस बार के लिए। छोटा सा चैप्टर है एक, इसमें मेजर अमेंडमेंट भी हुई है इस बार। सो फॉर दिस टाइम इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा अच्छे से आप इसको, ठीक है, यस सर। अब यहां होता क्या है यहां पर बताया गया, ये जो चैप्टर है ये बेसिकली, अब ये मानो कि पिछले चैप्टर का एक्सटेंशन है ये। इसमें बताया जाता है कि भाई अगर आपके लाइक एंड यूज्ड बेस्ड एग्जम्पशन है तो उसे आप कैसे अवेल करके चलोगे। समझ के चलिए, एक सिचुएशन ऐसा है कि भाई ये है क्रूड विटामिन्स। अगर सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर रखी है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर से क्रूड विटामिन को इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट करके उसे एनिमल फीड बनाने में लगाता है, तो ऐसे इंपोर्ट के ऊपर हम कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी चार्ज करेंगे। नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति यहां पर इस्तेमाल करता है उसे, नॉर्मली मतलब एनिमल फीड के अलावा, तो 16% की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन एनिमल फीड में लगेगा तो हम उसके ऊपर 4% की ही ड्यूटी लगाकर चलेंगे इंस्टेड ऑफ 16%, यानी कि 12% का कंसेशन आपको दे दिया जाएगा। यानी 1 लाख रुपए के अगर आप इसे खरीद के लाते हो तो नॉर्मली 16,000 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी बनती है, बट अगर आप ये कमिटमेंट देते हो कि आप इसे एनिमल फीड बनाने में इस्तेमाल करोगे तो आपको सिर्फ 4,000 रुपए की ही ड्यूटी पोर्ट पर पे करनी पड़ेगी। काफी भारी भरकम यहां पर चेंजेस आए हैं, रूल्स हैं, रूल के नंबर आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, कॉन्सेप्ट आपको पूरा यहां पर पता होना चाहिए।
तो उनका जो पूरा फ्लो है वो इस प्रकार से है यहां पर। और ऑब्जेक्टिव क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं। ऑब्जेक्टिव ये है मालिक, जैसे मान लीजिए यहां पर आपका ये पोर्ट बना हुआ है, ठीक है, और यहां पर आप बंदे की फैक्ट्री है, ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं कि भैया हम इंडिया के बाहर से लेकर आ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, बंदा बोलेगा कि भैया मैं इसके विटामिन लेकर आ रहा हूं, एनिमल फीड बनाने में इस्तेमाल करूंगा, तो इसलिए आप मुझे जब यहां पर ड्यूटी चार्ज करेंगे तो 16% की बजाय आप मुझे 4% की ड्यूटी चार्ज कर लीजिएगा। अधिकारी बोलेगा ठीक है 4% तो कर लूंगा, लेकिन मैं ये कैसे अश्योर करूंगा कि तूने ये एनिमल फीड बनाने में इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहां पर जो कस्टम अधिकारी है इनका, ये बड़ा चिंतित है कि भैया ये इसे इसमें इस्तेमाल करेगा भी या नहीं करके चलेगा। तो क्या बोलते हैं, काम कर, तेरे एरिया का जो जूरिसडिक्शनल अधिकारी है ना कस्टम का, जूरिसडिक्शनल जो कस्टम अधिकारी है उसको लूप में ले ले, क्योंकि वो तुझे कंट्रोल करेगा, तू मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। क्योंकि पोर्ट हो सकता है ये आपका महाराष्ट्र का हो और आप उत्तर प्रदेश में ताल्लुकात रखते हो। तो क्या करेगा कि भाई मुझे 16% की बजाय 4% की ड्यूटी लगाई जाए, तो ये इस बात की इंफॉर्मेशन इस बंदे को देगा। 3 सेट बनाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति ये है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 व्यक्ति इन्वॉल्व है, तो 3 सेट यहां पर एप्लीकेशन के बनाएगा। 2 सेट इसको पकड़ा के आ जाएगा, 1 सेट अपने पास में लेकर आ जाएगा। 2 सेट में से 1 सेट इसको भेज देगा, भैया इस यहां से मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई कि ये बंदा आपसे कंसेशन रेट पर कंसेशन रेट के ऊपर ही आपसे इंपोर्ट कर रहा है। सूचना मेरे पास में आई कि भैया मैं बता रहा हूं आपको, लूप में लेकर चल रहा हूं। ये व्यक्ति आश्वस्त हो जाता है कि ठीक है कि इसको यहां पर सारी जानकारी पता है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ठीक है, जब ये लूप में आ गया तो अभी अपनी तीसरा सेट एप्लीकेशन का लेके जाएगा कि साहब मैंने उनको ये जानकारी दे दी है, ये दोनों एप्लीकेशन को मैच कर लेगा कि सब कुछ ओके है, तो इसे 4% का यहां पर बेनिफिट दे देगा और बात खत्म। ये से लेकर यहां पर आ जाएगा, और अगर ये इसे एनिमल फीड बनाने में ही लगाता है, इंटेंडेड पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है, तो ठीक है, जो एग्जम्पशन इसको मिली थी वो बरकरार रहेगी। 12% की इसको एग्जम्पशन मिल गई थी, यानी कि अगर 1 लाख रुपए वैल्यू थी तो 12,000 रुपए का इसको बेनिफिट मिला हुआ था, तो इसकी बरकरार रहेगी। लेकिन अगर ये चीटिंग करेगा तो उसे 12,000 रुपए ब्याज के साथ पे करने पड़ जाएंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं एंड यूज्ड बेस्ड एग्जम्पशन, कि एग्जम्पशन तो दे रहे हैं, कंसेशन तो दे रहे हैं, लेकिन वो रहेगा या नहीं रहेगा आपके पास, वो निर्भर करेगा एंड यूज के ऊपर, कि क्या आपने एंड यूज इसका वही किया जैसा कि हमने नोटिफिकेशन में पहले से बता रखा था, लाइक एनिमल फीड बनाने में। अगर हां तो एग्जम्पशन आपकी बनी रहेगी, और अगर नहीं तो एग्जम्पशन आपकी विड्रॉ हो जाएगी। ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। ये जो अधिकारी है ये समय समय पर इसके यहां विजिट करता रहेगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा, बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग कितना है ना, कहां यूज किया, कहां बर्बाद किया, क्या किया, कैसे किया, वो सारी जानकारी इससे लेता रहेगा। अगर ये इंटेंडेड पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, मान लो विटामिन को बेच दिया या मिस यूज कर लिया, कुछ भी किया व्हाटएवर, तो ऑब्वियस सी बात है यार, इसको अपना अमाउंट पे करना पड़ जाएगा। अब यहां पर अमेंडमेंट क्या है ये मैं आपको बताऊं। अमेंडमेंट का एक नया रास्ता और जोड़ा गया है, ऐसा नहीं कि पुराना कुछ खत्म कर दिया नया लेकर आए, बल्कि एक नई चीज जोड़ी गई है। नई चीज ये जोड़ी गई कि ये आदमी यहां से अपने गुड्स को जॉब वर्कर के पास भेजना चाहे कुछ काम के लिए तो भेज सकता है, बशर्ते कि वो लौट के वापस आपके पास में आ जाए। 6 महीने का यहां पर समय दिया गया है, बस ये एक सुविधा यहां पर ऐड कर दी गई है। क्योंकि होता क्या था कि पहले कंडीशन ये थी कि भैया तू विटामिन लेकर आया, तेरी फैक्ट्री से बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर तेरी फैक्ट्री से बाहर गई तो हम मानेंगे कि तूने उसका मिसयूज कर दिया और तुझे डिफरेंशियल अमाउंट पे करना पड़ जाएगा प्रपोर्शनेट के आधार पर। लेकिन यहां पर हमने कहा कि नहीं भैया जॉब वर्कर के पास तो कभी कभी माल हमें भेजना पड़ता है, कि तो ठीक है जॉब वर्कर के लिए अलाउड कर देते हैं, माल प्रॉपर तरीके से चालान बन के यहां पे जाएगा, कब जा रहा है कितना जा रहा है, 6 महीने का पीरियड है, 6 महीने तक आपका गुड्स वहां तक रह सकता है। जब यहां पर जाएगा तो कस्टम अधिकारी को बता के जाएगा कि आप जॉब वर्कर के यहां लेके जा रहे हो, यह कस्टम अधिकारी उस कस्टम अधिकारी को सूचित करेगा जहां पर कि आपको मतलब पूरी फोर्स लगा देगा कि जहां जॉब वर्कर का जुरिसडिक्शन वाला है कि भाई साहब यहां माल आ रहा है, जरा देख के रखना कहीं कोई चीटिंगबाजी ना हो जाए, क्योंकि इस पर ऑलरेडी एग्जम्पशन दी हुई है। तो इस प्रकार से पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम बनाकर यहां पर बात करी जाती है, और यही है प्रोसीजर फॉर अवेलिंग एंड यूज्ड बेस्ड एग्जम्पशन, और यही आपका पूरा का पूरा चैप्टर यहां पर बताया गया है। राइट, यस सर, और कोनो दिक्कत वाली बात सर जी बिल्कुल भी नहीं है। तो पूरा फ्लो मैंने आपको यहां पर बनाकर दिया, स्टेप वाइज देख सकते हैं आप इसको यहां पर आकर, कि सबसे पहले हमने इंडिया के बाहर से अपना गुड्स इंपोर्ट किया है, कई सारे सेक्शंस हमारे लग रहे थे 29, 30 वगैरह, 12,000 का हमारा पूरा कंसेशन बनता, लाख रुपए की वैल्यू बनती थी। स्टेप नंबर बी पर आकर हम सारी की सारी सूचना देकर आ रहे हैं अधिकारी को, अपने लूप में लिया उसको कि भैया कितनी क्वांटिटी का माल है, नाम पता वगैरह जो भी है सारी डिटेल उसको देकर आए, और कितना हम अपना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना जॉब वर्कर के पास मिल जाएगा, कितना हम इस्तेमाल करेंगे, वो सारी डिटेल इसको पहले से यहां पर बतानी होती है। राइट, उसके बाद स्टेप नंबर सी पर इसमें से ये कॉपी B1 पर यहां भेज देगा, फिर एक कॉपी लेकर हम इसके पास में जाएंगे
करेंगे कि भैया हमने उसको लूप में ले लिया है, आप हमें कंसेशन रेट पर ये माल रिलीज कर दीजिए, वो हमें कंसेशन रेट पर माल रिलीज कर देगा। उसके बाद में स्टेप नंबर डी आएगा। यहां पर जैसे गुड्स पहुंचेगा ये अपने अधिकारी को सूचना देगा कि भैया मेरे पास गुड्स आ गया है, इतना गुड्स इस क्वांटिटी में ऐसे ऐसे करके आया है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलेगा, क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पर रिटर्न भी सबमिट करके चलेगा कि मैंने इस गुड्स का विटामिन का, क्रूड विटामिन का क्या किया। दूसरी बात, ये क्रूड विटामिन को इस्तेमाल कर सकता है अगर मैन्युफैक्चरर है तो प्रोडक्ट बनाने में, सर्विस प्रोवाइडर भी इस प्रकार की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए ये जॉब वर्कर वाली सुविधा अवेलेबल नहीं है। दूसरा, ये जो एंड यूज बेस्ड एग्जाम्पशन है, अगर आप सपोर्ट सर्विस दे रहे हो, आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हो, तो भी ये सुविधा आपकी काम नहीं करेगी। ये तभी काम करती है जब आप कोई फ्रेश सर्विस दे रहे हो, फ्रेश सर्विस प्रोवाइडर हो, जो कि सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए आपको बता रखा है। तो यहां पर इस प्रकार की बातें की जाती है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ती है, वो वाली बात यहां पर मालिक निकल के आती है। जहां तक सवाल है जॉब वर्कर को आप क्या ट्रांसफर कर सकते हो, जी हां, जो मेन है इसमें अमेंडमेंट है इस बार के लिए लेटेस्ट, वो आपकी ये वाली, इसको जरा ध्यान से देख के जाइएगा, यहां से निश्चित तौर पर क्वेश्चन आपके लिए बनाया जाएगा। तो जॉब वर्कर के पास जब भेजते तो पूरा प्रोसीजर यही होगा कि जब इंपोर्टर अपने प्रीमिसेस से जॉब वर्कर के यहां भेजेगा तो पहले अपने वाले अधिकारी को बताएगा, इसका अपना वाला अधिकारी जॉब वर्कर के ऊपर जो अधिकारी कस्टम का उसको बताएगा, चलान बन के यहां पर जाएगा, 6 महीने का वापसी का समय होगा, वही सारी बातें बता रखी हैं। जैसे इंपोर्टर गिव इंटीमेशन इन डुप्लीकेट टू ज्यूरिसडिक्शन कस्टम ऑफिसर अपने अधिकारी को बता के चलेगा कि वो क्या करने जा रहा है, सारी डिटेल समझाएगा। जो ऊपर वाला अधिकारी है वो जॉब वर्कर के अधिकारी को सूचना देगा, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी वगैरह सारा कुछ बताया जाएगा। जॉब वर्कर का टाइम 6 महीने का है, 6 महीने के अंदर काम खत्म हो जाना चाहिए। जॉब वर्कर प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और इस खेल के अंदर अगर कोई भी चीटिंग हुई तो हम जॉब वर्कर को नहीं पकड़ेंगे, हम इसको पकड़ेंगे जिसको हमने कंसेशन दिया है, इससे पूर्णतया पूरे अमाउंट की रिकवरी वहां पर करा दी जाएगी। ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। ठीक है जी, अच्छा सर जी। उसके बाद आगे क्या साहब, आगे यहां पर कुछ एक परिभाषाएं बता रखी हैं। एक्ट का मतलब कस्टम एक्ट 1962 है। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है, हम अपने इनपुट के साथ साथ कुछ कैपिटल गुड्स भी इस कंडीशन पर इंपोर्ट कर सकते हैं कि वी विल यूज दिस कैपिटल गुड्स फॉर दैट पर्पस। तो अब क्या होता है कि इनपुट में तो पता लग जाता है कि भैया हमने इंटेंडेड पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो इतनी क्वांटिटी नहीं इस्तेमाल नहीं की, तो प्रोपोर्शनेट आधार पर हमें रिवर्सल करना पड़ जाता है। लेकिन अगर हम कैपिटल गुड्स को इंटेंडेड पर्पस के लिए इस्तेमाल ना करें, 2-4 साल चलाने के बाद बेच दें, तो वहां पर हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो उसकी बात यहां निकल के आई है। कैपिटल गुड्स की चर्चा भी यहां पर एड की गई है, जो कि लेटेस्ट अमेंडमेंट का पार्ट है। इनपुट के साथ साथ कैपिटल गुड्स कैन ऑल्सो बी परचेज्ड या इंपोर्टेड अंडर एंड यूज्ड बेस्ड एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, वी विल यूज आवर कैपिटल गुड्स फॉर दैट पर्पस। उसके बाद में यहां पर ये पूरा बताया कि जॉब वर्कर के पास कैसे कैसे जाते हैं। तो बताया कि भैया आप इंपोर्ट करते हैं इनपुट कैपिटल गुड्स, आप मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, है ना, लेकिन आप आफ्टर सेल सर्विस के लिए ये सब बेनिफिट नहीं ले सकते। और जॉब वर्कर के लिए आप सामान भेज सकते हैं, लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर ये चीज आपकी पॉसिबल नहीं है। निश्चित क्वेश्चन आगे, ध्यान रखिएगा। मैन्युफैक्चर कौन कहते हैं, किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जहां पर एक प्रोसेस अप्लाई की जाती है और प्रोसेस अप्लाई करने के बाद एक नया प्रोडक्ट वहां पर इमर्ज हो जाता है, जिसका कि एक नया यूज, नया नाम रखा जाता है। उसके बाद आगे बोलते हैं साहब यहां पर आकर कि भाई मान लीजिए आपने विटामिन इंपोर्ट इंडिया के बाहर से कर ली, और विटामिन हो सकता है कि आप उसे इंटेंडेड पर्पस के लिए जैसे बोला गया था वैसे करके आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप उनका मिसयूज करते हो तो क्या होगा? मिसयूज करोगे तो जितने तक का आपने मिसयूज किया है या डिस्ट्रॉय कर दी है, अल्टीमेटली उतने तक यूनिट आपने इंटेंडेड पर्पस के हिसाब से नहीं लगाई है, तो यू आर लायबल टू पे ड्यूटी ऑन दैट। तो अदरवाइज का मतलब क्या? अदरवाइज मतलब मिसयूज किए हैं या फिर आपने इंडिया में बेच दी हैं, तो भैया आपको प्रोपोर्शनेट अमाउंट पर ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, खतरनाक है, अगर आपने इंडिया के बाहर से क्रूड विटामिन कंसेशनल रेट पर इंपोर्ट कर ली और लेकिन उसके बाद फिर आपने उसको वापस एक्सपोर्ट कर दिया जस्ट बिकॉज कि वो डिफेक्टिव थी या सरप्लस आ गई थी, व्हाटएवर, आप उसे वापस भेज देते हैं, तो क्या होगा? तो क्या आपको 12,000 रुपए का कंसेशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा? द आंसर इज नो मालिक, आपको पे नहीं करना होगा इसकी सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि आपने इंपोर्ट किया था फिर वापस एक्सपोर्ट कर दिया है। ऐसे में तो 12,000 को छोड़ो, आपने जो 4,000 का पेमेंट कर दिया था वो भी आपको रिफंड दिया जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन फेल हो गई है, गुड्स का डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया चला गया। समझना बात को मेरी को मालिक। देखिए आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके अगर आपने इंटेंडेड पर्पस के लिए इस्तेमाल किया ओके, अगर आपने अदर पर्पस के लिए किया तो आपको डिफरेंशियल अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब मान लो सारा का सारा माल अदर पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो हमने आपको 12,000 का कंसेशन इस आधार पर दिया था कि आप ऐसे करोगे, लेकिन आपने ऐसे नहीं किया, तब आपको 12,000 प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि भैया मैं उसे लेकर आया और लेकर आने के बाद मैंने उसे वापस री एक्सपोर्ट कर दिया, जहां से आया था वहीं फेंक दिया, तो क्या अब भी मुझे 12,000 देने पड़ेंगे इस आधार पर कि मैंने इंटेंडेड पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया? द आंसर इज नो।
अब मुझे क्यों देने पड़ेंगे भाई साहब? क्योंकि अब इस गुड्स का डेस्टिनेशन इंडिया में है ही नहीं, वो इंडिया के बाहर जा चुका है। अब तो रेदर पे करना छोड़ो, उल्टा मुझे मिलेगा जो 4,000 रुपए मैं पे किए थे इंपोर्ट करते समय, वो भी मुझे वापस दे दी जाएंगे, बिकॉज अब डील कैंसिल हो चुकी है और गुड्स इंडिया के बाहर आपका जा चुका है, वैसे करके बोल दिया जाता है मालिक। तो वो वाली बात आपकी यहां पर बता रखी है कि ब्याज कहां से कहां तक का लगाया जाएगा। तो अगर एक्सपोर्ट कर देते तो ऐसे करके एक क्वेश्चन में मैंने इसको यहां पे आपको करवाया कि मान लीजिए 100 किलोग्राम आपका मटेरियल बनता था। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 1/1/2020 को इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी का रेट 16% था, एग्जम्पशन के बाद 4% था, वैल्यू आपकी 1 लाख रुपए की थी। आपने क्या किया, उस 1000 किलोग्राम मटेरियल का 900 किलो 90% आपने इंटेंडेड पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, तो भैया ओके, 900 पे मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। उसके बाद 50 किलोग्राम आपने वापस री एक्सपोर्ट कर दिया और 5% आपने यानी कि 50 किलो लोकल सेल किया या डिस्ट्रॉय आपने कर दिया है। तो क्या किया जाएगा, जो 900 केजी है वो ओके, जो एग्जाम्पशन के आप हकदार रहे, जो मिलनी थी और मिल चुकी है आपको ऑलरेडी, जो आपने वापस भेज दिया, री एक्सपोर्ट कर दिया, तो इसके संबंध में क्या होगा कि जो ऑलरेडी आप ड्यूटी पे कर चुके थे वो और आपको वापस यहां पर दी जाएगी। तो भैया कैसे कैसे मिलेगी, तो यहां पर आप देखना पड़ेगा कि भाई आप 26A में रिफंड क्लेम कर रहे हो, सेक्शन 74(1) में कर रहे हो। अगर मान लीजिए आप गुड्स के डिफेक्टिव होने की वजह से आप वापस कर रहे हो 50 किलोग्राम, तो 26A में मिलेगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट 74(1) में दे दिया जाएगा। कितना बनता है कि देखो 50 किलोग्राम की वैल्यू भला क्या निकल कर आती है। सर देखो पूरा जो बेनिफिट था बेसिकली आपको यहां पर 4,000 रुपए की हमारी ड्यूटी हम पे करके आए थे, 4,000 रुपए हम ड्यूटी पे करके आए थे और 5% उसका ये निकल के आ रहा है आपका 200 रुपए। तो प्रोपोर्शनेट ड्यूटी ऑन 50 केजी आपकी निकल के आ रही है 200 रुपए की। तो 200 रुपए की ड्यूटी आपको 100% पूरा का पूरा पैसा रिफंड दे दिया जाएगा इफ यू आर क्लेमिंग रिफंड अंडर सेक्शन 26 कैपिटल ए। अगर आप 98 वाले में चले गए, सेक्शन 74(1) में चले गए, तो वहां आपको 196 रुपए रिफंड दे दिए जाएंगे। उसके बाद 5% जो आपने नीड टू पे डिफरेंशियल अमाउंट जो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है, अदरवाइज में कर दिया है, तो आपको कंसेशन कितना मिला था पहले ये देखिए। तो आपको जो कंसेशन मिला था ना मालिक, वो कितना बनता था, टोटल कंसेशन 12,000 का था, प्रोपोर्शनल कंसेशन निकालोगे तो आपका 6,600 रुपए का कंसेशन बनता था। अभी 600 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, 15% का ब्याज लगेगा। कहां से कहां तक का, जब आप अपने गुड्स को लेकर आए थे वहां से लेकर टिल द डेट ऑफ पेमेंट आपको इसमें ब्याज लगाया जाएगा ऐसे करके। तो 1/1/2020 से 10/4/2020 तक का ब्याज लगेगा, जो आपका 25 रुपए निकल के आ रहा है, तो आपको 625 रुपए का यहां पर पेमेंट करना पड़ जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और जॉब वर्कर पर क्वेश्चन पक्का पक्का यहां पर पूछा जाएगा, इसलिए अच्छे से इस बात को पढ़ के जाइएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहां पर एक बात और निकल के आती है, ये तो बात होगी कैप इनपुट की कि अगर आपने इनपुट को मिसयूज कर दिया तो वहां पर क्या किया जाएगा। अगर मैं कहूं कि भाई साहब अगर आपका कैपिटल गुड्स था उसे आप मिसयूज कर रहे हो, तो वहां पर कैसे कैसे करके बात करके चलेंगे। तो यहां पर उन्होंने क्या किया है, इसकी लाइफ जो आपका, बड़ी बात सुनिएगा, बड़ी बात सुनिए, जो आपका जो कैपिटल गुड्स है, ये परसेंटेज ध्यान रखनी है आपको, जो कैपिटल गुड्स आपका है ना, उसकी लाइफ जो इन्होंने बताई है मालिक, वो 10 साल लेकर चल रहे हैं। जीएसटी के अंदर डिम्ड लाइफ आपकी 5 साल रखी जाती है, पर कस्टम में इस पर्पस के लिए, इस यहां के लिए लाइफ 10 साल रखी गई है। और डेप्रिसिएशन उनका इस प्रकार से है, 4% पर क्वार्टर, पहले साल में 16%, फिर 3% पर क्वार्टर यानी कि 12% अगले साल में, तीसरे साल में आपका 3% पर क्वार्टर यानी कि 12%, फिर चौथे साल में और पांचवें साल में 2.5% पर क्वार्टर की ये बात करते हैं, जहां पर कि आपका 10% निकल के आता है। उसके बाद छठे और आगे सालों तक 2% की बात करके चलते हैं। 2% से हो गया हर साल आपका 8% का डेप्रिसिएशन यहां पर हो जाता है, जो कि 5 सालों में 40% बन जाएगा। अगर इसका टोटल करोगे तो आपका ये 60% बन जाता है और ये करोगे 40% यहां पर बना दिया जाता है। ये इनका डेप्रिसिएशन का रेट यहां पर दे रखा है 4-3-3, 4-3-3, 2.5-2.5 और फिर 2। कैसे, 4-3-3, 2.5-2.5, 4-4, इस 3-4 तो एक ही बार है, 4 एक ही बार है, 4-3-3, 2.5-2.5 और फिर आपका 2.5 एंड 2। ये आगे तक चलता, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल एंड फिर आगे 10 साल तक आपका चलेगा। तो अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 चार तरह की परसेंटेज इस्तेमाल की गई हैं। कैसे कैसे, एक 4 है, एक 3 है, एक 2.5 है और एक आपका 2 है। पहले साल में ये, दूसरा देखो, पहले साल में आपका ये है, दूसरे साल में आपका ये है, तीसरे साल में और चौथे साल में ये है, पांचवें में आपका ये है और फिर आगे कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवें साल से आपका ये निकल कर यहां आ जाता है। ये परसेंटेज यहां पर बताई गई हैं। इसका तात्पर्य क्या है मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए अगर आप कोई कैपिटल गुड्स यहां 1/1/2026 को आपने बाय किया है, इंपोर्ट किया है, और आप उसे यहां पर आकर 20/12/2022 को अगर आप एक्सपोर्ट कर देते हो तो क्या किया जाएगा। तो यहां से यहां तक का जो समय बनता है वो कितना बनता है सर जी? 8 क्वार्टर का, बेसिकल 8 क्वार्टर, 8 महीने, 8 क्वार्टर का आपका यहां से यहां तक का समय बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है सर जी। 8 क्वार्टर बन गए। तो 8 क्वार्टर का मतलब कितने साल हो गए सर? ये 2 ईयर में अपना फॉल कर गया है। कितने का खरीदा था जी आपने? सर जी हमने खरीदा था वो प्रोडक्ट अपना, बताएं भगवान झूठ ना बुलाए, वैल्यू थी उसकी 1 लाख रुपए की, और उसके ऊपर जो ड्यूटी हम भर के आए थे सर जी वो कितनी थी वो भी तो हमें पता लगना चाहिए। उसके ऊपर सर जी ये 16,000 रुपए की स्टैंडर्ड ड्यूटी बनती थी, एक्चुअल में 4,000 पे करके आए थे और मैं 12,000 का बेनिफिट मिला था। तो अब मुझे बेनिफिट प्रोपोर्शनेट करना है। मैंने 8 क्वार्टर इस्तेमाल, हम तो मान के चल रहे थे सरकार ने 12,000 का मैं पूरा का पूरा बेनिफिट दे दिया, ये मानते हुए कि मैं उसको 10 साल इस्तेमाल करूंगा। लेकिन भाई साहब मैंने 8 क्वार्टर इस्तेमाल किया और उसके बाद जय श्रीराधे मैंने कर दिया उसका। इसका मतलब ये हो गया कि 8 क्वार्टर जितना तक मैंने इस्तेमाल किया उतना मेरे पास में रहेगा, बाकी का पैसा मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो 12,000 को मैं जरा इसको प्रोपोर्शनेट कर दूंगा तो पहले साल के लिए भाई 8 क्वार्टर का मतलब 2 साल में फॉल कर गए, तो फर्स्ट ईयर के लिए 4 into 4 मैं कर दूंगा, और सेकंड ईयर के लिए मेरा जो परसेंटेज है वो 3 है, 3 into 4 कर दूंगा, तो 4 चौक 16% मेरा ये आएगा, 12% मेरा ये आएगा, तो 28% मेरा यहां पर आ जाएगा। 12,000 में से 28% मेरा है और बाकी मुझे विद इंटरेस्ट यहां पर पे करना पड़ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, परसेंटेज को ध्यान में रखें। काफी सारे चेंजेस इस छोटे से चैप्टर के अंदर आपके आए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन मेरे हिसाब से निश्चित पूछा जाएगा, सो बी वेयर फॉर दिस। ठीक है जी, ऐसे करके हमारी बात यहां पर मालिक करा दी जाती है और ये चैप्टर भी आपका यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। सिंपल वर्डिंग्स में क्या था इस पूरे चैप्टर में बताया गया कि एंड यूज्ड बेस्ड एग्जम्पशन को कैसे फॉलो करना है, अपने अधिकारी को लूप में लेना है, सारी जानकारी उसे देनी है, उसके बाद वो एक सेट आगे फॉरवर्ड कर देगा, वो बंदा कंसेशन हमें दे देगा। कंसेशन तो मिल गया है, चाहे इनपुट हो चाहे कैपिटल गुड्स हो, लेकिन जिस शर्त के आधार पर कंसेशन दिया गया है उस शर्त हमें फॉलो करनी पड़ेगी। अगर हम चीटिंग करेंगे तो, गुस्ताखी करेंगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट वापस लौटाना पड़ जाएगा। जॉब वर्कर के लिए हम अपना सामान बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अधिकारी को पहले एडवांस में सूचना देनी पड़ेगी। वो अधिकारी जॉब वर्कर के अधिकारी से संपर्क करेगा, ट्रांसफर चालान बन के माल जाएगा, 6 महीने के अंदर वापस आ जाना चाहिए। इस प्रकार के पूरे पैरामीटर्स यहां पे रखे गए हैं। अगर आने जाने में कोई चीटिंग हुई तो जॉब वर्कर जिम्मेदार नहीं बल्कि आप यहां पर जिम्मेदार होगे, और आप तमाम प्रकार की इंफॉर्मेशन अपने अधिकारी को, यानी कि जो इंपोर्टर था वो अपने अधिकारी को तमाम प्रकार की इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड सबमिट करना, अगर कुछ मांगे तो रिटर्न वगैरह सबमिट करना क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पर, वो सारे के सारे काम यहां पे करके चलेगा। ठीक है, और जितनी अगर आपने यूज कर लिया इंटेंडेड पर्पस के लिए तो ओके है, अगर मिसयूज या डिस्ट्रॉय कर दिया आपने तो वैसे हालात में प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपको पे करना पड़ जाएगा। कैपिटल गुड्स के संबंध में अगर बात करके चलते हैं हम, तो वहां पर बोलता है कि भैया पहले साल के लिए 4%, दूसरे तीसरे साल के लिए 3%, तीसरे चौथे साल के लिए नहीं, दूसरा तीसरा चौथे पांचवें साल के लिए 2.5% और छठवें साल से 2%, 10 साल तक आपका चलेगा पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, ऐसे करके चलेगा। तो जितना आपने यूज कर लिया आपके पास, बाकी आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टिल द डेट ऑफ पेमेंट, आपको करना पड़ जाएगा ऐसे करके ब्याज के साथ में। ठीक है जी, ये हमारी बात यहां पर मालिक हो जाती है खत्म। और अगर मान लीजिए आपने किसी कारण से एक्सपोर्ट कर दिया है तो एक्सपोर्ट में आपको अमाउंट पे नहीं करना, रेदर जो आप पे कर चुके थे वो आपको और वापस दे दिया जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगला चैप्टर आता है मेरा यहां पर मालिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर का। असल रूल मेरा यहां से शुरू हो जाता है कि ठीक है मैंने सारी बातें पढ़ ली, डेफिनेशंस मैंने पढ़ ली, मैंने अलग अलग जगहों पर नुकसान होंगे तो क्या होगा वो मैंने पढ़ लिया, एग्जम्पशन कंसेशंस क्या होते हैं। अब बात करते हैं प्रोसीजरल पार्ट की। यहां तक आपका सेक्शन नंबर 29 करके आता है, यहीं रखे हैं अगले चैप्टर में, अगली क्लास में कहा, चलो अगली में करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थैंक यू सो मच, बाय टाटा। तो जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा था उसमें इंटरनेट नहीं था, तो मैंने इसलिए आपकी क्लास लाइव नहीं ली है, और हालांकि अब इंटरनेट आ चुका है, और जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा था 5-10 मिनट की बची हुई थी, तो बाकी अपनी अगली क्लास लाइव करके चलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय टाटा एंड लव यू मेरा बच्चा, बाय, लव यू, बाय 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 बाय। लेकिन हाँ सुनो मेरी बात, एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, समय मुझे याद आ गया। पता है हमारे अपने इस शरीर के अंदर भी एक परिवार रहता है। हमारी जो इंद्रियां होती हैं, आंख नाक कान, ये इस परिवार के शैतान बच्चे होते हैं।
हमारा जो मन होता है वो एक झगड़ालू औरत की तरह होता है। जो हमारी बुद्धि होती है वो एक सीधे साधे हस्बैंड की तरह होती है, और जो हमारी आत्मा होती है वो घर में जो बुजुर्ग होते हैं वैसे होते हैं। तो एक हमारी स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक, एक फैमिली हर व्यक्ति के दिमाग में होती है। होता क्या है, शैतान बच्चे बाहर देखते हैं, ओहो समोसा जलेबी ये वो, भाई साहब बहुत तेज बच्चे हैं, इतने शैतान हैं, आंख नाक कान जो देखते हैं। बच्चे शैतान है ही हैं, बच्चों की मां उनसे भी ऊपर है भाई साहब, कतई जहर। बच्चे आके मां को बताएंगे कि मां समोसे हैं, बाप समझा रहा होगा, मां तो भाई साहब तुरंत चल देगी, चल कोई दिक्कत नहीं, खा समोसे इतने खाने। बुद्धि यानी कि हस्बैंड समझा रहा होगा कि नहीं वो गलत है, वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन मन नहीं मानता है, वो औरत नहीं मानती है, झगड़ालू है, बुद्धि को एक थप्पड़ मारती खींच के, चुप बैठी रहे, ज्यादा जुबान मत चला, और वो काम कर देता है मन। माता पिता जो आत्मा है उन्हें कौन पूछ रहा है, सास ससुर उन्हें कौन पूछ रहा है, वो बेचारे कोने में पड़े रहते हैं। वो बताते सही हैं, बोलेंगे जरूर, लेकिन कुछ सुनता नहीं है कोई भी। घर में किसकी चल रही है, उस झगड़ालू औरत की चल रही है जो हर व्यक्ति के दिमाग में है, मन की चल रही है। सुबह सुबह उठने की बात करते हैं, बुद्धि कहती है उठ जा, जरूरी है तेरे लिए, तेरे गोल के लिए, तुझे सीए बनना है ना तो उठ, लेकिन मन कहता थोड़ी सी देर और। वो झगड़ालू औरत उल्टे सीधे काम करती है दिमाग में, वो कहते थे थोड़ी देर सो जा, 5 मिनट के चक्कर में आपको कब 1 घंटे सो जाते हो पता ही नहीं चलता है। करना क्या है आपको बाबू, आपके बड़े बड़े गोल्स हैं, खूब बड़े बड़े गोल्स हैं, और मैं तो कहता हूं गोल इतने बड़े बनाओ कि अपने तक सीमित मत रखो। आप ये सोचो कि जब आप सीए बन जाओगे तो खुद के लिए और परिवार के लिए तो सब करते हैं, इस समाज के लिए आप क्या करोगे, इस दुनिया में आप आए हो कुछ तो अच्छा करके जाओगे ना, यहां पर आकर बताइए ना प्लीज, कुछ तो समाज को कंट्रीब्यूट करके जाओगे ना, या सिर्फ यहां से लेकर ही जाओगे, कुछ तो देकर जाओगे ना, यहां पे बताइए ना प्लीज। तो ऐसा टारगेट रख के चले, कोई अपने दिमाग में ऐसा गोल रखें कि यार पहले मैं थोड़ा सा सेटल होने के बाद या जो भी है मैं समाज के लिए ये काम करूंगा। जो भी मुझे भूखा व्यक्ति दिखेगा, मैं कसम खाता हूं कि मैं इस इतने एरिया के अंदर उस व्यक्ति के लिए खाना मुहैया कराऊंगा। मेरे 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई व्यक्ति रात को भूखा नहीं सोएगा। कोई बच्चा बेसहारा है, वो बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहेगा। मेरे इस 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर या 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मैं इस बात की प्रतिज्ञा लेता हूं। मैं इस धरती पर 1000 पेड़ लगाऊंगा, इस बात की हमने कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अपने इस परिवार को ठीक से मैनेज करना, इस मन को समझाना, बुद्धि को ही समझाना पड़ेगा। मां बाप तो चुपचाप बैठे रहते हैं, आत्माओं से कोई सुनता भी नहीं, बुद्धि को ही प्रबल होना पड़ेगा, थोड़ा सा मन को समझाना पड़ेगा। और यह बात भी फैक्ट है, आप मन को दबा नहीं सकते। अगर आपने मन को दबा दिया ना, मन को और मन की इच्छाओं को दबा के रखा, तो ऐसे मानिए स्प्रिंग की तरह होती है, मजबूत स्प्रिंग। दबा तो दिया, बुद्धि से ताकत लगा के दबा दिया, लेकिन जैसे छोड़ोगे ना इतना प्रेशर मारेगी कि भाई साहब जैसे बॉटल में से प्रेशर निकलता है ना एक साथ, जो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मन को मारिए मत, मन को मार के कुछ नहीं हो सकता, उसको चांटा मत मारिए झगड़ालू औरत को, उसे प्यार से समझाओ कि देख मेरे लिए तेरे लिए एक अच्छा क्या है, उसे कन्विंस करो। क्योंकि अगर तुम मान लो मैं यहां पर आया हूं और मेरे दिमाग में जो हर व्यक्ति के साथ जो अपनी खुद की झगड़ालू औरत होती है, जो कुछ भी करने नहीं देती, अगर वो मेरे साथ ना हो तो मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता। औरत के बिना कोई काम संभव नहीं हो सकता। मैं उस मन रूपी औरत को समझा के लाता हूं कि मेरे साथ चल, मतलब मेरा मन अगर है इस काम को करने में तो ही ये काम हो सकता है, वरना कोई काम नहीं हो सकता। कहते हैं कि पत्नी के बिना पूजा भी अधूरी होती है। मैं कह रहा हूं हर काम पत्नी के बिना अधूरा होता है, चाहे पत्नी सामने हो भौतिक जगत में या फिर आध्यात्मिक पत्नी हो मन रूपी। और जिस काम में मन लग जाए, जिस काम में उस पत्नी ने साथ दे दिया ना, मन रूपी पत्नी ने साथ दे दिया कि चल मैं तेरे साथ में चल, मैं कह रहा हूं आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओगे। जिस काम में मन लगा दोगे ना, मन जिस काम में वो लग जाएगी कि चल ठीक है, बहुत शक्तिशाली है वो आपके जो आध्यात्मिक औरत है दिमाग के अंदर, वो बहुत शक्तिशाली है। बुद्धि तो कुछ भी नहीं उसके सामने। इसलिए बस बुद्धि को कहो कि हाथ जोड़कर उसे समझाए कि देख तू मान जा, तू वो कर जो मेरे लिए ठीक है। मेरा चाहे तेरा मन हो तू लग मेरे साथ बैठ, मैं पढ़ाई करने बैठ रहा हूं ना, मेरा मन तू मेरे साथ बैठ, तभी मैं सफल हो पाऊंगा। इसलिए अपने आप को मैनेज करो, व्यवस्थित करो, टाइम शेड्यूल बनाओ और अपने आप को ठीक से समझाओ। बच्चों को समझाओ, ये बच्चे आके मां को खबर देते हैं और मां भाई साहब तुरंत डिसीजन ले लेती है। इसलिए अपने आप को संभालो बाबू, समझाओ अपने आप को, मन को थोड़ा सा कंट्रोल में रख के चलिएगा।
ऐसे मत फैलाओ कि भाई जो है वैसे, प्रोएक्टिव बनिए। कौन कहता है सुबह को आंख नहीं खुलती 4 बजे? अरे उठने की हिम्मत होनी चाहिए। तुमसे कहूं भैया सुबह को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे तुम्हें, भाई साहब रात भर ना सोओगे, 4 बजे उठने की छोड़ो। पर डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उठने का। अगर पढ़ाई है तो आप बिल्कुल नहीं उठेंगे यार, उठो। एक बात हमेशा ध्यान रखना यार, तुम कोई भी काम जितना ज्यादा करोगे ना आप वैसे हो जाओगे। आप ज्यादा खाना शुरू कर दो, 3 रोटी खाते हो ना 4 खानी शुरू करो, आपके पेट का साइज ऑटोमेटिकली उतना कैप्चर करने के लिए बड़ा हो जाएगा। आप 3 खाते हो ना 2 खानी शुरू करो, 1 हफ्ते में आपका पेट सिकुड़ जाएगा अंदर से, और 2 रोटी खाते ही आपकी भूख खत्म हो जाएगी। आप 10 घंटे सोना शुरू करो, आपकी नींद 10 घंटे की हो जाएगी। अगर किस दिन आपने 10 दिन 10 घंटे सो रहे हैं, एक दिन आप 9 घंटे सोए ना, तो शरीर बोलेगा भाई साहब कम सोया आज तो तू। अगर 6 घंटे पे ले आओगे तो 6 घंटे पे सेट हो जाएगा। ये जो आप इसको जैसे डेवलप करते हो, आपका दिमाग आपकी बॉडी वैसे ही एडजस्ट हो जाती है। ज्यादा खाओगे ज्यादा भूख लगेगी, ज्यादा सोओगे ज्यादा नींद आएगी। तो इसलिए चीजों को कंट्रोल करना सीखो। ज्यादा पढ़ाई करोगे ना तो फिर ज्यादा की आदत पड़ जाएगी। 12-12 घंटे पढ़ना शुरू करो। जो व्यक्ति 12 घंटे पढ़ेगा वो 1 घंटा भी 1 मिनट भी अपना बर्बाद नहीं करेगा। थैंक यू सो मच, बाय, टाटा एंड लव यू। आप बहुत समझदार हैं और आप निश्चित तौर पर इन बातों को मानेंगे, थोड़ा सा अपने आप को समझाएंगे, कन्विंस करेंगे, डिसिप्लिन्ड वे में रहेंगे, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहेंगे और अच्छे से अपने टारगेट को अचीव करेंगे और इस समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करके चलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टाटा एंड लव यू मेरे बच्चा। बाय बाय।